एकमात्र युवा सुप्रीम। ये सुनकर कई शक्तिशाली परिवारों के साधकों के चेहरे पर या तो तिरस्कार या घृणा का भाव उभर आया, और वे उस दिशा की ओर देखने लगे जिधर से आवाज आ रही थी। वे देखना चाहते थे कि किसने इतनी अपमानजनक टिप्पणी करने का साहस किया और युवा सर्वोच्च का वर्णन करने के लिए सिर्फ 2 शब्दों का प्रयोग किया। फीनिक्स उपपत्नी, जिसने अभी अभी सुरेश को पराजित किया था और जियान परिवार के सभी देवी देवताओं को शर्मिंदा किया था, ने रुचि की अभिव्यक्ति दिखाई। उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे सिर्फ युवा सर्वोच्च कहने की? उसे तो सचमुच मौत शब्द लिखना भी नहीं आता। ये हो सकता है? आर्या और जियान परिवार के अन्य सदस्य ये सुनकर चौंक गए और उनके चेहरों पर आश्चर्य और प्रत्याशा झलक रही थी। सबकी निगाहों के सामने अद्वितीय अनुग्रह और लालित्य से युक्त एक दिव्य आकृति सबके सामने प्रकट हुई। जब जियान परिवार ने यह आकृति देखी तो उनके चेहरे उत्साह से भर गए। जब जियान परिवार की शत्रु सेनाओं ने इस आकृति को देखा तो उन्होंने गंभीर भाव प्रदर्शित किए। आप कौन हैं? राजकुमारी हुआंग ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और शांत स्वर में पूछा। मेरा नाम आरव है। आरव की आवाज ऊंची और शक्तिशाली थी जो हर अभ्यासी के कानों तक पहुंचती थी। जैसे ही ये शब्द निकले, कई अभ्यासी उत्साहित हो गए। अभी अभी जियान परिवार के पूर्व नंबर 1 देवपुत्र सुरेश ने फीनिक्स उपपत्नी को चुनौती दी, जो केवल एक शुद्धावर्धक था। आरव और हुआंग फी के बीच लड़ाई मुख्य घटना है। जियान परिवार का नंबर 1 दिव्य पुत्र आरव इतने लंबे समय से युद्ध से बच रहा था, लेकिन उसने अंततः चुनौती स्वीकार कर ली और हर कोई इसके लिए उत्सुक है। प्राचीन वाइन स्मारक की यात्रा समाप्त होने और आरव द्वारा निचली दुनिया में काम पूरा करने के बाद वह स्वर्ग लौट आया और फिर उसने अंतरतारकीय युद्ध की खबर सुनी। इसमें बहुत देर हो चुकी है, अब समय आ गया है कि उपपत्नी हुआंग के साथ समस्या का समाधान किया जाए। ओह, आप आरव हैं। आप सचमुच असाधारण दिखते हैं। आपके जियान परिवार के देवताओं के उन साधारण बेटे बेटियों से कहीं बेहतर। फीनिक्स उपपत्नी ने सुरेश और अन्य जियान परिवार के देवी देवताओं की ओर देखा जो उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और तिरस्कार के साथ कहा, अपने घृणित विचारों को एक तरफ रख दो। जियान परिवार की देवी और बेटे को जानबूझकर नीचा दिखाने और उनके बीच मतभेद पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी परिवार के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि मैं परिवार में परमेश्वर का पहला पुत्र हूं, फिर भी मैं अकेले परिवार का संचालन कैसे कर सकता हूं? चाहे मैं हूं या परिवार में परमेश्वर के अन्य पुत्र पुत्रियां, हम सभी अपरिहार्य हैं। आपका उकसावा बहुत निम्न स्तर का है। आरव ने हुआंग फी को उदासीनता से देखा। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे कोई उच्च प्राणी किसी निम्न प्राणी को देख रहा हो। राजकुमारी हुआंग के दिल में गुस्सा अचानक बढ़ गया और भड़क उठा। आरव के शब्दों को सुनने के बाद सुरेश और अन्य देवपुत्रों और देवियों को पहचाने जाने का एहसास हुआ। जियान परिवार के शीर्ष नेताओं ने संतोष से सिर हिलाया। परिवार का सबसे बड़ा ईश्वर पुत्र आरव सचमुच युवा पीढ़ी का नेता है। केवल कुछ शब्दों के साथ उन्होंने फीनिक्स उपपत्नी के घृणित उत्तेजक शब्दों को दूर कर दिया और परिवार में अन्य देवी देवताओं की स्वीकृति प्राप्त की। आखिरकार एक व्यक्ति के लिए अकेले परिवार चलाना असंभव है। हुआंग फी के पीछे खड़े लेंग फेगिन ने आरव को देखा जो आखिरकार प्रकट हुआ। उसने अपनी मुठियां भींच लीं और उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। बेवकूफ़ आरव, तुम आखिरकार आ ही गए। मैं तुम्हारा दयनीय अंत अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। लेंग फेगिन ने अपने दांत पीस लिए। वह उपपत्नी हुआंग के बारे में पूरी तरह आश्वस्त था। यहाँ तक कि जियान परिवार के पूर्व नंबर 1 ईश्वर पुत्र सुरेश भी पराजित हो गया। जियान परिवार के वर्तमान नंबर 1 ईश्वर पुत्र आरव कितना शक्तिशाली हो सकता है? फीनिक्स उपपत्नी युवा पीढ़ी के बीच एक अजेय अस्तित्व है। इसलिए लेंग फेगिन वास्तव में आरव को फीनिक्स उपपत्नी द्वारा तबाह और कुचले जाते हुए देखना चाहता था। हाँ, तुम बहुत घमंडी हो, ये तो हद से ज्यादा है। तुम्हारे जियान परिवार के पूर्व प्रथम पुत्र सुरेश पहले ही मुझसे पराजित हो चुके हैं और तुम वर्तमान प्रथम पुत्र भी मुझसे पराजित हो गए। जैसे ही फीनिक्स उपपत्नी ने बोलना समाप्त किया, वह कार्रवाई करने वाली थी। वह आरव को सबक सिखाना चाहती थी वगैरह। आरव ने अचानक अपना हाथ उठाया और उपपत्नी हुआंग को रोक दिया। क्या तुम डर गए हो? फीनिक्स उपपत्नी की आंखों में एक ठंडी नजर थी। आरव, अगर तुम सचमुच डरे हुए हो तो यहाँ घुटनों के बल बैठो और 3 बार प्रणाम करो, फिर कहो, मैं लेडी हुआंग फी जितनी अच्छी नहीं हूँ। शायद लेडी हुआंग फी आपकी जान बख्श सकें। लेंग फेगिन चिंतित था। उसे डर था कि कुछ अप्रत्याशित घटित होगा जिसके कारण आरव को इससे बचने के लिए कोई बहाना मिल जाएगा और वह उपपत्नी हुआंग से लड़ाई नहीं करेगा। अब उन्होंने सीधे बात की और आरव के पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया। अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। कई ताकतवर परिवारों के सामने उपपत्नी हुआंग के आगे 3 बार झुककर कहो कि तुम उपपत्नी हुआंग जितनी अच्छी नहीं हो, फिर तुम जा सकती हो। जियान परिवार के नंबर 1 दिव्य पुत्र आरव के अहंकार के कारण वह ऐसा कभी नहीं करेगा। यदि वे ऐसा करते भी तो जियान परिवार पारिवारिक प्रतिष्ठा की खातिर आरव को आसानी से जाने नहीं देता।
हे, हा, मैं आरव ये भी नहीं जानता कि डर क्या होता है। बात बस इतनी है कि तुम्हारा मेरे चचेरे भाई से झगड़ा हो गया था। हालांकि इससे मेरे परिवार के देवपुत्रों और देवियों को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, पर तुम स्पष्ट रूप से थके हुए थे। इसलिए दूसरे लोगों को गपशप करने से रोकने के लिए मैं तुम्हारे दुर्भाग्य का फायदा नहीं उठाना चाहता। आरव जोर से हंसा, ये सोचकर कि वह डर गया था। यह हास्यास्पद था। डर शब्द उसके शब्दकोश में ही नहीं था। कोई ज़रूरत नहीं, अगर मैं थोड़ा थक भी जाऊं तो भी तुमसे निपटने के लिए काफ़ी है। फीनिक्स उपपत्नी ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और आरव को सुरेश के रूप में माना। आखिरकार उनमें से एक तो पूर्व ईश्वर का प्रथम पुत्र है और दूसरा वर्तमान ईश्वर का प्रथम पुत्र है। भले ही आरव सुरेश से ज्यादा शक्तिशाली हो, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे लड़ूं, मुझे पहले एक जोकर से निपटना होगा। आरव ने हुआंगफी को खुद को समायोजित करने देने पर जोर नहीं दिया। चूंकि तुम्हें अवसर मिला है, अगर तुम इसे संजोकर नहीं रखोगे तो बाद में असफल होने पर पछताना मत। आरव ने सीधे अपनी उंगली उठाई और उसका लक्ष्य हुआंगफी नहीं था, बल्कि हुआंगफी के पीछे लेंग फेगिन था। इस उंगली के शक्तिशाली बल से सीधे तौर पर शून्य में विस्फोट हो गया। इस उंगली का सामना करते हुए लेंग फेगिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक तारे का सामना कर रहा है जो उसकी ओर टूटकर गिर रहा है, जिसका प्रतिरोध करने की उसके पास कोई शक्ति नहीं है। अभिमानी, फीनिक्स उपपत्नी ने धीमी आवाज में डांट लगाए। आरव अपने मातहतों को अपने सामने, सबके सामने मार डालना चाहती थी। उपपत्नी हुआंग भला कैसे मान सकती थी? उपपत्नी हुआंग ने भी एक उंगली की ओर इशारा किया, जो आरव की उल्कापिंड उंगली से टकरा गई। गड़गड़ाहट, शक्तिशाली बल ने जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बना दिया, जिससे चारों ओर धूल और मिट्टी उड़ गई और आकाश में भी एक छेद हो गया। लेंग फेगिन, जो उपपत्नी हुआंग के पीछे खड़ा था, ये देखकर कांप उठा, उसका चेहरा गंभीर हो गया। आरव की ताकत उसकी कल्पना से भी परे थी। ये स्पष्ट था कि वह आरव के साथ नहीं रह सकता था, इसलिए वह केवल यह आशा कर सकता था कि उपपत्नी हुआंग आरव पर कदम रख सके। लेंग फेगिन के मन में अभी ये विचार उठे ही थे कि एक शैतानी आवाज़ सीधे उसके कानों में गूंजी, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक जीने दिया, अब तुम्हें दूर भेजने का समय आ गया है। जियांग, आरव। लेंग फेगिन ने अपना सिर अकड़कर घुमाया और ठीक उसी समय आरव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान देखी। लेंग फेगिन बिना सोचे समझे हुआंगफी की ओर दौड़ा और सुरक्षा की भीख मांगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक ताड़ का पेड़ नीचे गिर चुका था। महारानी फीनिक्स। लेंग फेगिन भयभीत हो गया और बोलने से पहले ही वह खून के धुंध के गोले में बदल गया। ये देखकर दूसरी ओर फीनिक्स उपपत्नी की आंखों में एक बार फिर गंभीरता और क्रोध का भाव दिखाई दिया। अभी की लड़ाई में वह वास्तव में आरव के मुकाबले नुकसान में थी, जो अकल्पनीय था। इसी वजह से आरव को लेंग फेगिन को मारने का अवसर मिला। न केवल फीनिक्स उपपत्नी, बल्कि विभिन्न गुटों और परिवारों के सभी चिकित्सक स्तब्ध रह गए। आरव का क्षेत्र न केवल स्वर्ग और पृथ्वी के क्षेत्र तक पहुंच गया है, बल्कि अभी हुआंगफी के साथ टकराव में उसने वास्तव में थोड़ा ऊपरी हाथ हासिल किया और स्थिति का फायदा उठाकर हुआंगफी के अधीनस्थ लेंग फेगिन को मार डाला। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग परिवार का नंबर 1 दिव्य पुत्र इतना घमंडी है और युवा सर्वोच्च फीनिक्स उपपत्नी का वर्णन करने के लिए सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है। पता चलता है कि उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है। इस समय सुरेश के नेतृत्व में जियांग परिवार के देवपुत्रों और देवियों को आरव पर पूरा विश्वास हो गया है। उन्हें ये स्वीकार करना ही होगा कि परिवार के प्रथम देवपुत्र के रूप में आरव उनमें सर्वश्रेष्ठ है। अभी अभी सुरेश और उनके कुछ धर्मपुत्रों को फीनिक्स उपपत्नी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। टीम लीडर वीरेंद्र के चेहरे पर बेहद उदासी थी। बाद में जब आरव प्रकट हुआ तो वीरेंद्र को उत्सुकता महसूस हुई। उसे उम्मीद थी कि आरव परिवार के लिए अपना गुस्सा निकाल सकेगा, और आरव ने उसे और उसके कुल के लोगों की उम्मीदों को निराश नहीं किया। हालांकि उन्होंने केवल एक ही चाल चली, फिर भी वह प्रसिद्ध युवा सर्वोच्च फीनिक्स उपपत्नी को दबाने में कामयाब रहा और फीनिक्स उपपत्नी द्वारा संरक्षित लेंग फेगिन को बलपूर्वक मार डाला। इस तरह के दृश्य ने वीरेंद्र को जोर से हंसाया और उसने जियांग परिवार के शत्रुतापूर्ण परिवार को बड़े गर्व से देखा। अरे, अभी दिखावा करना जल्दबाजी होगी। आरव का हमला अभी अचानक और अप्रत्याशित था और हुआंगफी ने जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी, यही वजह है कि वह नुकसान में थी। और मत भूलना, हुआंगफी ने अभी अभी तुम्हारे जियांग परिवार के पूर्व प्रथम दिव्य पुत्र सुरेश के साथ युद्ध किया है। डार्क एनिहिलेशन कैन ज्ञान को यूं ही नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। मुझे नहीं पता कि आपको इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। जियांग परिवार के शत्रुतापूर्ण परिवार स्वाभाविक रूप से वीरेंद्र के अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सके और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। हाँ, मेरे पोते ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह उपपत्नी हुआंग को ठीक होने के लिए कुछ समय देना चाहता है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं। मैं किसे दोष दूं? वीरेंद्र ने अपनी छाती फुलाकर जोरदार जवाब दिया। आर्या और अन्य देवपुत्रों और देवियों ने भी अपनी बात रखी।
देवपुत्र आरव ने पहले ही फीनिक्स उपपत्नी को एक मौका दिया था, लेकिन दूसरा पक्ष इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अब इस तर्क का इस्तेमाल करके इसे समझाना थोड़ा हास्यास्पद था। बस काफ़ी है, राजकुमारी फीनिक्स, ये दिव्य पुत्र उदार है और आपको स्वस्थ होने और अपनी श्वास को नियंत्रित करने का एक और मौका देगा। क्या आप इसे चाहती हैं या नहीं? आरव ने डांटा। ये ध्वनि गड़गड़ाहट जैसी थी और आवाज़ एक जोरदार घंटी की तरह थी, जो पूरे विश्व में गूंज रही थी और सभी की चर्चाओं को बलपूर्वक बाधित कर रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने तो मुझे चौंका दिया। अगर मैं तुमसे निपटना चाहता तो यह आसान होता। मैंने तो बस इतना कहा था कि मुझे आरव से निपटने के लिए समायोजन और उबरने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब वह अपनी बात से पलट गई तो उसका मुंह कहाँ होगा? घमंडी और अहंकारी उपपत्नी हुआंग ऐसी स्थिति कभी नहीं आने देगी। ठीक है, अगर बाद में हार भी जाओ तो रोना मत। जैसे ही आरव ने बोलना समाप्त किया, वह तुरंत 3 सिर और 6 भुजाओं वाले एक शक्तिशाली दैत्य में बदल गया। उसने वान डिंग हान त्यान गुप्त पुस्तक का प्रयोग किया और अपने शरीर की दिव्य कोशिकाओं को सक्रिय कर दिया, जिससे एक विशाल मुक्का सीधे तौर पर छूट गया। आरव के मन में इस युवा सर्वोच्च के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, जो लगातार जियान परिवार की प्रतिष्ठा को भड़का रहा था और नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। तुम किसे नीचे देख रहे हो? हुआंग फी ने गुस्से भरी नज़रों से आरव को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग उसे नीची नज़रों से देखेंगे। हुआंग फी के गर्वीले दिल के साथ वह ऐसा कैसे होने दे सकती थी? उसके हाथ में एक चमकदार और मनमोहक शासक प्रकट हुआ और उसने उसे सीधे आरव की ओर घुमाया। यह एक सर्वोच्च स्तर का हथियार है। इसके अलावा इस सर्वोच्च स्तर के हथियार को फीनिक्स कंसोर्ट द्वारा मान्यता दी गई है। इसकी शक्ति अकल्पनीय है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आरव, जियान परिवार का नंबर 1 दिव्य पुत्र, इस हमले का सामना कर सकता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने शासक को देखा, सभी दर्शक आश्चर्य से चिल्ला उठे। यहाँ तक कि वीरेंद्र को भी अपने दिल में एक जकड़न महसूस हुई। एक युवा सर्वोच्च प्राणी जो पहले से ही अपने साथियों पर विजय पाने में सक्षम है और अब अपने पास एक सर्वोच्च हथियार होने के कारण वह वास्तव में अजेय है। यद्यपि आरव 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले विशालकाय में रूपांतरित होने के बाद शक्तिशाली दिखता है, फिर भी वह उस युवा सर्वोच्च से कमतर है जो एक सर्वोच्च हथियार धारण किए हुए है। गड़गड़ाहट। आरव ने अपनी लगभग 10 अरब पाउंड की सारी ताकत उपपत्नी हुआंग के शासक पर डाल दी। शून्य अत्यंत विकृत है, यही कारण है कि स्वर्ग का स्थान अत्यंत स्थिर है। यदि यह निचले लोक का स्थान होता तो संभवतः ये दरारों से भरा होता और पूरी तरह से ढह जाता। यहाँ तक कि राजा के राज्य में भी लड़ाई इतनी तीव्र नहीं होगी। कई अभ्यासी युद्धभूमि की ओर देखते रहे। जियान परिवार की शत्रुतापूर्ण ताकतें स्वाभाविक रूप से आरव को पराजित देखना चाहती हैं। वीरेंद्र और जियान परिवार के अन्य सदस्य तथा उनके सहयोगी असहज महसूस कर रहे थे और बहुत उत्तेजित थे। युवा सर्वोच्च प्राणी के रूप में फीनिक्स उपपत्नी को एक सर्वोच्च स्तर के शासक द्वारा धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि वीरेंद्र भी युद्ध को रोकना चाहता था और आरव को एक सर्वोच्च हथियार देना चाहता था। लेकिन जियान परिवार की शत्रुतापूर्ण ताकतें उसे अचानक युद्ध में हस्तक्षेप करने की अनुमति कैसे दे सकती थीं? एक जोरदार धमाके के साथ आरव ने अपने मुक्के से जो शक्ति दिखाई, उसे न केवल हुआंग फी के एक पैर ने रोक लिया। 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले विशालकाय आरव को भी हुआंग फी के शासक ने मारा और वह मौके पर ही नष्ट हो गया। ये दृश्य देखकर जियान परिवार के शत्रुतापूर्ण परिवारों के चेहरे पर खुशी झलक उठी और वे तालियां बजाना चाहते थे। वीरेंद्र और जियान परिवार के अन्य सदस्य तथा उनके सहयोगी आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। यदि आरव अब हार जाता है तो डार्क स्टार हेलफायर कबीला निश्चित रूप से भविष्य में आरव पर हावी हो जाएगा। इसलिए ये लड़ाई न केवल प्रसिद्धि की लड़ाई है, बल्कि एक परिवार की शक्ति के भविष्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लड़ाई भी है। क्या आप यही करने में सक्षम हैं? आरव को हराकर उपपत्नी हुआंग ने अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर लिया, जो अभी तक नुकसानदेह स्थिति में था। मैं अभी केवल इसलिए नुकसान में था क्योंकि आपका हमला अप्रत्याशित था, लेकिन अब मैं तुम्हें निष्पक्षता से हरा रहा हूं। इस तुलना से साफ है कि कौन ज्यादा मजबूत है और कौन कमजोर। आरव की हार के अवसर का लाभ उठाते हुए उपपत्नी हुआंग ने परिस्थिति का लाभ उठाया और कोई दया नहीं दिखाई। वह जियान परिवार के भगवान के पहले पुत्र आरव, जो दुनिया में जियान परिवार का प्रतिनिधित्व करता था, को सबके सामने कुचल देना चाहती थी। उसके हाथ में शासक की शक्ति बढ़ गई और उसने फिर से आरव पर एक शक्तिशाली और दबंग हमला किया। मैंने तुम्हें चेहरा दिखाया है ना? ये देखकर आरव ने फुसफुसाते हुए अपने भंडारण की अंगूठी से 3 हथियार निकाले, एक पत्थर की तलवार, एक पत्थर का भ्रूण और एक पत्थर का जैड। मिलाना, आरव ने धीमी आवाज में चिल्लाया और पत्थर की तलवार, पत्थर का भ्रूण और पत्थर में जैड अचानक चमकदार दिव्य प्रकाश के साथ फट गया, धीरे धीरे एक धार के बिना काले भारी तलवार में विलीन हो गया।
आरव मूल रूप से बाहरी ताकतों पर भरोसा नहीं करना चाहता था और अपनी ताकत से हुआंग फी से लड़ना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने एक सर्वोच्च हथियार निकाल लिया, इसलिए निश्चित रूप से वह डरपोक नहीं हो सकता था। भिन भिनाओ, जैसे ही बिना धार वाली भारी तलवार ने आकार लिया, ऐसा लगा कि दुनिया ढहने वाली है। सभी पारखी लोगों की आंखें बाहर निकल आईं, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, और उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। यह एक रियलम मास्टर स्तर का हथियार है। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सर्वोच्च हथियार धारण करने वाली फीनिक्स उपपत्नी का सामना करते हुए जियांग परिवार के पहले ईश्वरपुत्र आरव सीधे एक तुरुप का पत्ता फेंक देगा और दायरे के मास्टर स्तर के हथियार का उपयोग करेगा। सब दंग रह गए, उनके दिमाग खाली हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जब वे रोमांच और लड़ाई देखने आए थे तो वे आरव जियांग परिवार के नंबर 1 ईश्वरपुत्र को एक क्षेत्र गुरु स्तर का हथियार निकालते हुए देखेंगे। अनगिनत लोग उत्साहित थे और जल्द ही किसी ने धारहीन भारी तलवार की उत्पत्ति का खुलासा कर दिया। पत्थर की तलवार, पत्थर का भ्रूण और पत्थर का जेड। क्या ये शाही तलवार संप्रदाय के 3 खजाने नहीं हैं? ये सही है। अफवाह यह है कि पत्थर की तलवार, पत्थर का भ्रूण और पत्थर का जेड शाही तलवार संप्रदाय के दायरे के मास्टर स्तर के हथियार ड्रैगन स्लेइंग तलवार से प्राप्त हुए थे। अब ये जियांग परिवार के पहले दिव्य पुत्र के हाथों में कैसे आया? एक क्षेत्र प्रभु स्तर का हथियार। क्या इस लड़ाई में अभी भी रहस्य है? ये शोर आसमान में गूंज उठा और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और बहुत हैरान था। तुम्हें पता है, एक क्षेत्र गुरु स्तर का हथियार एक शक्तिशाली परिवार का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। यहाँ तक कि 9 पाताल लोक दिव्य क्षेत्र की सर्वोच्च शक्ति शाही तलवार संप्रदाय के पास भी केवल एक ही है। लेकिन अंत में यह हार गया, जिससे शाही तलवार संप्रदाय की समग्र शक्ति में गिरावट आई। यहाँ तक कि जियांग परिवार, जो धार्मिकता के शिखर पर है, के पास भी 3 से अधिक क्षेत्र मास्टर स्तर के हथियार नहीं हैं। ड्रैगन वध तलवार। धारहीन भारी तलवार को देखने के बाद शाही तलवार संप्रदाय के शीर्ष नेताओं की सांसें तेज होने लगीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि संप्रदाय का सबसे कीमती खजाना आरव के हाथ लग जाएगा। यह एक बड़ी समस्या थी। ड्रैगन वध तलवार। आरव ने वास्तव में शाही तलवार संप्रदाय के 3 खजाने इकट्ठा किए और ड्रैगन वध तलवार का निर्माण किया। यह आदमी मुझसे और कौन से रहस्य छिपा रहा है? वीरेंद्र ने आरव को सुस्त निगाहों से देखा, उसका दिल पहले से ही उथल पुथल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव उसे, नहीं, पूरे जियांग परिवार को इतना बड़ा आश्चर्य देगा और वास्तव में रॉयल तलवार संप्रदाय से ड्रैगन स्लेइंग तलवार छीन लेगा। जैसा कि आपसे अपेक्षित था, प्रभु परमेश्वर के पुत्र, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। आर्या ने आरव को प्रशंसा से देखा और आह भरी। आरव ने न सिर्फ इन देवपुत्रों और देवियों से अपनी शक्ति का अंतर बढ़ा लिया है, बल्कि उसने एक राज्य गुरु स्तर का हथियार भी हासिल कर लिया है। कौन उसकी अवज्ञा करने की हिम्मत करेगा? परिवार के पूर्व नंबर 1 ईश्वर पुत्र सुरेश ने निस्संदेह जटिल आंखों से आरव को देखा। मूलतः वह परिवार के प्रथम ईश्वर पुत्र के रूप में आरव के स्थान पर आने से काफी असंतुष्ट थे। लेकिन आरव की वर्तमान क्षेत्र शक्ति को देखते हुए और फिर आरव की उपलब्धियों को देखते हुए जियांग परिवार के पास भविष्य में एक और क्षेत्र मास्टर स्तर का हथियार होगा। केवल इस बिंदु के आधार पर आरव की उपलब्धियां उन महान सैन्य उपलब्धियों को ढक सकती हैं जो सुरेश ने पहले परिवार के लिए हासिल की थीं। न केवल सुरेश, बल्कि जियांग परिवार के अन्य देवपुत्रों और देवियों को भी आरव के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करनी पड़ी। आरव का शक्ति क्षेत्र जियांग परिवार के देवपुत्रों और देवियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। इसके अलावा उसने परिवार में एक क्षेत्र गुरु स्तर का हथियार भी जोड़ा है। आरव जियांग परिवार के प्रथम देवपुत्र की उपाधि का पुनर्तः हकदार है और अब कोई भी इस पर प्रश्न नहीं उठा सकता। आरव के सामने इस युद्ध की नायिका राजकुमारी हुआंग ने आरव को एक राज्य गुरु स्तर का हथियार ड्रैगन स्लेइंग तलवार निकालते देखा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आपको ये जानना होगा कि यह एक क्षेत्र मास्टर स्तर का हथियार है, एक शक्तिशाली परिवार की नींव है, न कि कोई स्क्रैप धातु। कोई भी शक्तिशाली परिवार जिसके पास क्षेत्र मास्टर स्तर का हथियार है, वह इसका प्रयोग तब तक लापरवाही से नहीं करेगा जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो। इसके अलावा यह क्षेत्र गुरु स्तर का हथियार ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड जियांग परिवार का नहीं, बल्कि शाही तलवार संप्रदाय का प्रतीत होता है। लेकिन अंत में कोई नहीं जानता कि यह आरव के हाथों में कैसे आ गया। किसी और बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये तथ्य कि आरव उस क्षेत्र प्रभु स्तर के हथियार को प्राप्त करने में सक्षम था जिसे शाही तलवार संप्रदाय अनगिनत वर्षों से खोज रहा था। ये दर्शाता है कि आरव के तरीके कितने भयानक हैं। अगले ही पल ड्रैगन वध तलवार ने अपनी शक्ति प्रकट की। ड्रैगन आत्मा ने स्वयं को उसमें लपेट लिया। व्यवस्था की दिव्य श्रृंखला घूम गई और पूरा होजी तारा हिंसक रूप से हिल गया, जिससे आकाश लगभग ढह गया। यह इस बात का संकेत है कि क्षेत्र गुरु स्तर का हथियार जागृत होने वाला है। ये देखकर आरव ने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को जगाने का विकल्प नहीं चुना।
क्योंकि एक जागृत क्षेत्र मास्टर स्तर का हथियार ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह एक मार्क्विस्ट नियंत्रित कर सकता है, भले ही वह मार्क्विस्ट क्षेत्र में नंबर 1 हो। जागृत क्षेत्र प्रभु स्तरीय हथियार को नियंत्रित करने के लिए कम से कम सर्वोच्च क्षेत्र की शक्ति की आवश्यकता होती है। अन्यथा एक बार जब क्षेत्र मास्टर स्तर का हथियार पूरी तरह से जागृत हो जाएगा तो संभवतः पूरा होजी सितारा नष्ट हो जाएगा। ड्रैगन स्लेइंग तलवार को जागने से रोकने के बाद आरव ने तलवार की मूठ पकड़ ली। अचानक उसके पूरे शरीर में एक ठंडक फैल गई। उसके शरीर में असली ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह बेहद उत्तेजित हो गया ड्रैगन स्लेइंग तलवार पर झपटने के लिए। काटना, आरव ने धीमी आवाज में चिल्लाया और उसके शरीर की असली ऊर्जा लगातार ड्रैगन स्लेइंग तलवार में प्रवाहित होने लगी। भिन्न भिन्नों अद्वितीय गति आकाश में फैल गई और तलवार की चमकदार रोशनी फूट पड़ी। जब तलवार निकलती है तो पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। ड्रैगन स्लेइंग तलवार ही एकमात्र तलवार है। फीनिक्स उपपत्नी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसके पास तलवार से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह बस गोली को मुंह में डालकर शासक से ही उसका सामना कर सकती थी। मार्क्विस के साधना स्तर के साथ उसके लिए सर्वोच्च स्तर के हथियारों को सक्रिय करना कठिन है, क्षेत्र स्वामी स्तर के हथियारों की तो बात ही छोड़ दें। आरव की ताकत के साथ यह एक चमत्कार था कि वह ड्रैगन स्लेइंग तलवार को सक्रिय कर सका और यह हमला शुरू कर सका। अगर वे साधारण मार्क्विस दायरे के होते या राजा दायरे के भी, तो वे दायरे के स्वामी स्तर के हथियारों को सक्रिय करने के भी योग्य नहीं होते। शायद दायरे के स्वामी स्तर के हथियारों को सक्रिय करते ही वे उन्हें पूरी तरह चूस लेते। इसलिए आरव केवल एक बार ही ड्रैगन स्लेइंग तलवार को सक्रिय कर सकता है। जब तक हुआंग फी इस तलवार का सामना कर सकता है, आरव, जिसकी असली ऊर्जा और शारीरिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, निस्संदेह पराजित होगा। हालांकि आरव के हमले को एक क्षेत्र मास्टर स्तर के हथियार का उपयोग करके आसानी से कैसे रोका जा सकता था। गड़गड़ाहट। जिस क्षण शासक ने ड्रैगन स्लेइंग तलवार को छुआ, एक निरंतर कर्कश ध्वनि सुनाई दी और शासक दरारों से ढक गया और एक चीखने वाली आवाज आई। फीनिक्स उपपत्नी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने जल्दी से अपनी कलाइयां काट लीं और राजा को अपना खून पीने दिया ताकि वह अपनी शक्ति बढ़ा सके और ड्रैगन स्लेइंग तलवार के हमले का प्रतिरोध कर सके। धमाका धमाका। फीनिक्स उपपत्नी के रक्त को अवशोषित करने के बाद शासक चरम पर पहुंच गया और ड्रैगन स्लेइंग तलवार के हमले को मुश्किल से रोक पाया। लेकिन इस जबरदस्त टक्कर से हुआंग फी के मुंह से खून निकल आया और उसके शरीर की हड्डियां चटक गईं। आखिरकार वह उल्कापिंड की तरह हजारों मीटर दूर जमीन में धंस गई। एक भयानक और असीम विशाल उल्कापिंड गड्ढा बन गया। शेष बची तलवार की शक्ति ही क्लेश क्षेत्र के एक साधारण साधक को मार डालने के लिए पर्याप्त थी। खांसी खांसी। गड्ढे में जोरदार खांसी की आवाज सुनाई दी। फीनिक्स उपपत्नी कमजोर थी और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। कई साधक फीनिक्स उपपत्नी की मुस्कान से मोहित हो गए। मैंने इसे रोक दिया। मैंने ड्रैगन स्लेइंग तलवार के हमले को रोक दिया। आरव, इस तलवार को घुमाने के बाद क्या तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए अभी भी ऊर्जा बची है? यद्यपि फीनिक्स उपपत्नी कमजोर थी, उसने अपना सिर ऊंचा रखा और आरव की ओर देखा, जिसकी वास्तविक ऊर्जा और शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। ये खत्म हो गया। जियान परिवार के दिव्य पुत्र की शारीरिक शक्ति और सच्ची ऊर्जा उस तलवार के वार में अभी अभी नष्ट हो गई। देखते हैं कि अब वह फीनिक्स उपपत्नी से कैसे लड़ पाता है। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए कि फीनिक्स उपपत्नी ड्रैगन स्लेइंग तलवार के प्रहार को झेल सकती है। मार्क्विस क्षेत्र के साधकों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि राजा क्षेत्र के साधक और वे लोग भी जो अभी अभी आदरणीय क्षेत्र में आए हैं, वे भी अभी ड्रैगनवध तलवार के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन राजकुमारी हुआंग ने डटकर मुकाबला किया और उनमें जवाबी हमला करने की क्षमता भी थी। दूसरी ओर आरव अभी अभी तलवार चलाने के बाद अपनी शारीरिक शक्ति और असली ऊर्जा पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। वह फीनिक्स उपपत्नी से कैसे लड़ सकता था? जियान परिवार के शत्रु परिवारों के सभी साधक उपहास कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि जियान परिवार का पहला ईश्वर पुत्र आरव यहीं मरेगा। उस समय वे निश्चित रूप से उपपत्नी हुआंग के लिए एक भव्य उत्सव भोज का आयोजन करेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उपपत्नी हुआंग ने आरव से छुटकारा पा लिया था, जो उनके लिए एक संभावित खतरा था। आरव, मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी हुआंग ने आरव को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। उसने टूटे हुए रूलर को हाथ में पकड़ा और आरव पर फिर से वार किया, जिससे उसकी शक्ति और ऊर्जा समाप्त हो गई। वह ये लड़ाई जीत गई। जैसे जैसे शासक धीरे धीरे आरव के करीब आता गया, फीनिक्स उपपत्नी का रवैया और भी अहंकारी होता गया। वह नौपाताल लोगों के दिव्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी में निर्विवाद रूप से नंबर 1 होगी। अगले ही पल, जब वह आरव को मारने ही वाला था, जो अपनी शारीरिक शक्ति और वास्तविक ऊर्जा से इतना थक गया था कि वह ड्रैगन स्लेइंग तलवार भी नहीं उठा सकता था, तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। सबकी हैरानी भरी निगाहों के सामने आरव ने धीरे से ड्रैगन वध तलवार उठाई।
विरोध करने के बजाय उसने तलवार फिर घुमाई। क्या उसकी शारीरिक शक्ति और वास्तविक ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई है? फीनिक्स उपपत्नी और जियांग परिवार के शत्रुतापूर्ण परिवारों के साधकों सहित किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आरव फिर से ड्रैगन स्लेइंग तलवार का इस्तेमाल करेगा। हमले में शामिल उपपत्नी हुआन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। हमले का रुख बदलने में बहुत देर हो चुकी थी। तुम तो बस दिखावा कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम अपनी तलवार फिर से घुमा पाओगे। फीनिक्स उपपत्नी ने दांत पीसकर हल्की सी डांट लगाई। अगर आरव ने स्टार पिल ले भी ली तो उसके लिए तुरंत ठीक होकर फिर से उतनी ताकत से तलवार चलाना नामुमकिन होगा। हालांकि मैं पहले जितनी शक्तिशाली तलवार नहीं चला सकता, फिर भी तुमसे निपटने के लिए यह पर्याप्त है। आरव हल्के से मुस्कुराया। जुवानवु क्षेत्र के आशीर्वाद से उसकी असली ऊर्जा जल्दी ही अपने चरम पर पहुंच गई। यद्यपि वह शारीरिक रूप से कमजोर था, फिर भी आरव ने अपनी असली ऊर्जा पर भरोसा करते हुए ड्रैगन स्लेइंग तलवार को कुछ कठिनाई के साथ चलाया। क्या यह असंभव है? मार्क्विस स्तर का साधक रियलम लॉर्ड स्तर के हथियार का 2 बार उपयोग कैसे कर सकता है? फीनिक्स उपपत्नी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा पीला पड़ गया। युद्ध देख रहे अन्य साधक स्तब्ध होकर चिल्ला उठे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरव फिर से ड्रैगन वध तलवार घुमाएगा। हर किसी के दिल में गहरा सदमा अंकित हो गया। धमाका! जैसे ही ड्रैगन स्लेइंग तलवार और शासक एक दूसरे से टकराए, पहले से ही अस्थिर शासक एक क्षण में टुकड़े टुकड़े हो गया। ड्रैगन स्लेइंग तलवार निरंतर बल के साथ आगे बढ़ती रही और फीनिक्स उपपत्नी को मारने ही वाली थी। बिजली की एक चमक चमकी और अत्यंत तेज गति वाली एक आकृति अचानक उपपत्नी हुआन के सामने खड़ी हो गई और उसके हमले को रोक दिया। बेवकूफ़! युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर वीरेंद्र आग बबूला हो गया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, एक भयंकर हमला और भी तेज गति से उस आकृति पर हुआ। महारानी फीनिक्स कंसोर्ट की रक्षा करो और जल्दी से भाग जाओ, लेई वेई ने तत्काल कहा और अत्यंत तीव्र हमले का तुरंत जवाब दिया। टहलना! पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के 4 रक्षकों ने फीनिक्स उपपत्नी को अपने कब्जे में ले लिया और भागने के लिए मुड़ गए। युवा पीढ़ी के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करने के लिए आप मौत के लायक हैं। एक आवाज़ जो अत्यंत भव्य थी और जिसने दुनिया को चौंका दिया, अचानक गूंज उठी। इसके बाद युद्ध देख रहे असंख्य साधक चौंक गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे बुदबुदाए, सुप्रीम! ये जियान परिवार का सुप्रीम है जिसने कार्रवाई की है। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैसाखी समय और स्थान की सीमाओं को भेद रही हो और सीधे लेई वेई की ओर इशारा कर रही हो। ये देखकर लेई वेई को उपपत्नी हुआन के लिए समय खरीदने के लिए जियान परिवार के सर्वोच्च नेता को रोकना पड़ा। हालांकि लेई वेई सर्वोच्च है, उसकी ताकत अन्य सर्वोच्चों की तरह अच्छी नहीं है। क्योंकि उन्होंने गुप्त तरीकों से सर्वोच्च पद प्राप्त किया था, इसलिए उनके लिए सर्वोच्च पद से नीचे के साधकों को कुचलना आसान था। हालांकि यदि वे समान स्तर के सर्वोच्च प्राणियों के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें प्रतिद्वंदी से बराबरी तक लड़ने के लिए 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। हालांकि जियांग फैमिली तियानजू जैसे सर्वोच्च शक्ति का सामना करते हुए, भले ही उनमें से 5 ने एक ही समय में हमला किया हो, वे तियानजू का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें बहुत पहले ही पता चल गया था कि जियांग परिवार तियानजू गुप्त रूप से युद्ध देख रहा था। हुआंग फी को बचाने के बाद उन्होंने तुरंत भागने का फैसला किया और लेई वेई को तियानजू को रोकने के लिए छोड़ दिया। धमाका! दुर्भाग्य से, हालांकि लेई वेई सर्वोच्च प्राणी है, उसके पास तियानजू को रोकने की कोई क्षमता नहीं है। जब तियानजू ने 3 हत्या सितारों की गुप्त पुस्तक का उपयोग किया, तो लेई वेई तुरंत पराजित हो गया और बिजली से घिरा उसका शरीर सीधे होजी स्टार पर गायब हो गया। एक ही डंडे के वार से भगवान को मारना और फिर अपनी आंखों से उनका पतन देखना, ऐसा दृश्य दुर्लभ है। सभी साधकों को लगता है कि यह यात्रा सार्थक है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसा दृश्य देख पा रहे हैं। जैसे ही तियानजू हुआंग फी और पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के 4 संरक्षकों का शिकार करना जारी रखने वाला था। बस बहुत हो गया, तियानजू! फीनिक्स उपपत्नी ने नियम तोड़े हैं, लेकिन उसने पहले ही एक सर्वोच्च प्राणी के जीवन से इसकी कीमत चुका दी है। चलो इस मामले को जाने दें। डार्क स्टार हेलफायर कबीले का एक सर्वोच्च प्राणी खड़ा हुआ और बोला, हाँ, आपकी योजना वाकई अच्छी है। जब फीनिक्स उपपत्नी बड़ी होगी तो उसकी उपलब्धियां असीमित होंगी, एक घटिया सुप्रीम की उपलब्धियों से कहीं बढ़कर। अब आप फीनिक्स उपपत्नी के जीवन के बदले एक घटिया सुप्रीम के जीवन का उपयोग करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं सहमत हो जाऊंगा? तियानजू ने उपहास किया, उसकी आंखें ठंडी थीं। यही तो हाल है। मेरे डार्क स्टार हेलफायर कबीले ने तुम्हें पहले ही काफ़ी बदनाम कर दिया है। अगर तुम अब भी नहीं मानोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सुप्रीम ने अपने हाथ फैलाए और दुष्टता का खेल शुरू कर दिया। वह स्वर्गीय पूर्वज को फीनिक्स उपपत्नी का शिकार करने की इजाज़त कभी नहीं देगा, भले ही फीनिक्स उपपत्नी ने पहले नियम तोड़े हों। तियानजू,
मुझे अभी भी इस ड्रैगन स्लेइंग तलवार का उपयोग करने में परेशानी हो रही है और यह मेरे लिए आपदा भी लाएगी। त्यानजू इसे मेरे लिए रखेगा। आरव की आवाज़ अचानक गूंज उठी। सबसे पहले आरव अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। दूसरा, आरव यह अच्छी तरह समझता था कि ऊंचा पेड़ हवा को आकर्षित करता है और पैसा लोगों के दिलों को छूता है। यह अच्छी बात होगी कि उसकी भंडार अंगूठी में ऐसे साधना संसाधन हैं जो सामान्य साधकों की पहुंच से बाहर हैं। आखिरकार वह जियान परिवार का पहला ईश्वर पुत्र है। लेकिन अगर उसके पास कोई रियल मास्टर स्तर का हथियार है तो स्थिति की प्रकृति पूरी तरह से बदल जाएगी। रियलम लॉर्ड स्तर के हथियार शीर्ष स्तरीय बल की नींव हैं और अत्यंत मूल्यवान हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई जोखिम उठाएगा। आरव की वर्तमान ताकत के साथ वह दायरे के मास्टर स्तर के हथियार की बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर सकता। बेहतर है कि इसे सबके सामने त्यानजू को सौंप दिया जाए और परिवार में एक नींव जोड़ दी जाए। मैं सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि रियलम मास्टर स्तर का हथियार अब मेरे पास नहीं है। यदि कुछ शक्तिशाली लोग उन पर पुनः हमला करना चाहते हैं तो उन्हें विचार करना होगा कि क्या यह उचित है। ठीक है, तो मैं ये ड्रैगन स्लेइंग तलवार तुम्हारे पास रख लूंगा। जब तुम सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच जाओगे तो मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। त्यानजू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उसके दिल में आरव की और भी कद्र हो गई। परिवार के लिए एक रियल मास्टर लेवल हथियार लाना वाकई एक बहुत बड़ा योगदान था और वह इनाम का हकदार था। हालांकि वह परिवार में लौटने के बाद इसके बारे में बात करेगा। अब त्यानजू ने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड अपने हाथ में थाम लिया और सीधे डार्क स्टार हेलफायर क्लैन सुप्रीम की ओर देखा। ओह रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये कुछ साधना संसाधन हैं। ये नियम तोड़ने का मेरा मुआवजा है। त्यानजू को रियल लॉर्ड स्तर की ड्रैगन स्लेइंग तलवार पकड़े हुए और उसकी ओर देखते हुए डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सुप्रीम तुरंत घबरा गए और आरव को भयंकर रूप से घूरने लगे। वे समान युद्ध क्षमता वाले दो सामान्य व्यक्तियों के समान हैं। एक के पास नंगे हाथ हैं और दूसरे के पास जादुई हथियार है जो लोहे को भी मिट्टी की तरह काट सकता है। अगर कोई लड़ाई छिड़ जाती तो उन्हें जरूर नुकसान उठाना पड़ता। इसके अलावा उन्होंने अचानक युवा पीढ़ी की लड़ाई में दखल देकर फीनिक्स उपपत्नी को बचाया था, इसलिए वे सही नहीं थे। इसलिए डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सुप्रीमों ने हार मान ली और मुआवजा मांगा। त्यानजू ने डार्क स्टार हेलफायर कबीले सुप्रीम द्वारा सौंपी गई स्टोरेज रिंग ली और बिना एक शब्द कहे स्टोरेज रिंग को आरव की ओर फेंक दिया। आरव ने अवचेतन रूप से इसे समझ लिया और तुरंत त्यानजू का मतलब समझ गया। वह चाहता था कि वह यानी संबंधित व्यक्ति निर्णय ले। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ से उस भंडारण अंगूठी को परखा। ये कहना जरूरी है कि त्यानजू के पास ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड होने के कारण डार्क स्टार हेलफायर कबीले का सर्वोच्च अधिकारी बहुत उदार था। भंडारण वलय में अनगिनत विविध साधना संसाधन थे। सबसे खास बात यह थी कि वहां 2000 उच्च श्रेणी के दिव्य रत्न और 1000 स्रोत दिव्य रत्न भी थे, जो एक बहुत बड़ी धनराशि थी। त्यानजू, फीनिक्स उपपत्नी पहले ही मुझसे हार चुकी है। अगर वह बच भी गई तो भी उसे कभी पासा पलटने का मौका नहीं मिलेगा। आरव ने सीधे तौर पर बात की। उनके शब्द आत्मविश्वासपूर्ण और प्रभावशाली थे। डार्क स्टार हेलफायर कबीले ने पहले ही अपने और फीनिक्स उपपत्नी के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करके एक सुप्रीम थंडर गार्ड खो दिया था। स्टोरेज रिंग में मुआवजे के अलावा आरव ने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। पहली बात तो ये कि इस मामले में दोनों सर्वोच्च सत्ताओं के बीच युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार असली लड़ाई छिड़ जाए तो ये दोनों सर्वोच्च सत्ताओं का मामला नहीं रह जाएगा। त्यानजू और डार्क स्टार हेलफायर कबीले सुप्रीम ने भी इस सिद्धांत को समझा। इसीलिए डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सुप्रीमों ने मुआवजा देकर मामले को शांतिपूर्वक निपटाने का फैसला किया। स्वर्गीय पूर्वज का भी यही विचार था। दूसरी बात, चूंकि हुआनफी उसकी पराजित प्रतिद्वंद्वी बन चुकी है, इसलिए आरव उसे हमेशा के लिए दबा सकता है। यह उसका आत्मविश्वास है। हाँ, उस स्थिति में चलो इस बारे में भूल जाते हैं। ये देखकर कि आरव का इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, डार्क स्टार हेलफायर कबीले सुप्रीम ने मुस्कुराते हुए कहा। दिखाया गया। त्यानजू ने अपने हाथ में ड्रैगन स्लेइंग तलवार का वजन किया और उपहास किया। त्यानजू, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं, डार्क स्टार हेलफायर कबीला, पहले ही एक सर्वोच्च प्राणी खो चुका हूँ और अपनी विशाल साधना संसाधनों से मैंने तुम्हारे जियांग परिवार के दिव्य पुत्र की क्षमा अर्जित कर ली है। तुम्हें और क्या चाहिए? डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सुप्रीम ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट लिया और बहुत परेशान महसूस किया। जब तक पूर्ण पैमाने पर युद्ध नहीं छिड़ जाता तब तक कोई भी सेना ड्रैगन स्लेइंग तलवार जैसे क्षेत्र मास्टर स्तर के हथियार का आसानी से उपयोग नहीं करेगी। लेकिन किसने सोचा होगा कि जियांग परिवार के भगवान का बेटा आरव वास्तव में सभी के सामने एक क्षेत्र मास्टर स्तर की ड्रैगन हत्या तलवार का उत्पादन करेगा। अपने हाथ में किसी रियल मास्टर स्तर के हथियार के बिना डार्क स्टार हेलफायर क्लान सुप्रीम बहुत दोषी लग रहा था। तुम्हें क्या चाहिए? 10 और संसाधन ग्रह?
त्यानजू ने शांति से कहा। हे त्यानजू, क्या तुम कुछ शर्म कर सकते हो? हालांकि मेरे डार्क स्टार हेलफायर कबीले ने नियम तोड़े हैं, लेकिन हम पहले ही एक सर्वोच्च प्राणी के जीवन और भारी मात्रा में संसाधनों के साथ इसकी कीमत चुका चुके हैं। अब आप 10 और संसाधन ग्रह चाहते हैं। आप बहुत कुछ मांग रहे हैं। डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सुप्रीम का चेहरा लाल हो गया और उसकी छाती हिंसक रूप से फूल गई, क्योंकि वह स्वर्गीय पूर्वज से नाराज था। हाँ, आपने, डार्क स्टार हेलफायर कबीले ने नियम तोड़े हैं और एक छोटी सी तुच्छ कीमत चुकाकर इस मामले को छुपाना चाहते हैं। मेरा जियान परिवार भविष्य में 9 निचले दिव्य क्षेत्र में कैसे पैर जमा सकता है? बस एक सवाल पूछना है, मुझे दो या नहीं। त्यानजू ने उपहास किया और उसके हाथ में अजगर संहारक तलवार दिव्य प्रकाश में फूट पड़ी। व्यवस्था की दिव्य श्रृंखला ने उसे घेर लिया और वह दुनिया को कुचलने ही वाली थी। यह उसके आत्म जागरण का संकेत था। क्या एक सर्वोच्च प्राणी का जीवन, साथ ही साधना के लिए भारी मात्रा में संसाधन, लेकिन ये सिर्फ एक पीड़ा है। डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सुप्रीम को लगभग खून की उल्टी आ गई। ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था। यदि होजी स्टार डार्क स्टार से इतनी दूर नहीं होता तो वह पहले ही लोगों को जुटाना शुरू कर देता ताकि वे कबीले के दायरे के मास्टर स्तर के हथियारों को जल्दी से भेज सकें। क्या तुम मुझे यह नहीं दोगे? त्यानजू ने डार्क स्टार हेलफायर कबीले सुप्रीम को ठंडी आंखों से देखा, जो जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। मैं तुम्हें जियान परिवार के लिए अधिक से अधिक 2 संसाधन ग्रह दे दूंगा। डार्क स्टार हेलफायर क्लैन सुप्रीम ने अपने दांत पीसते हुए कहा। 10, एक भी कम नहीं। अब से मैं देखूंगा कि कौन नियम तोड़ने की हिम्मत करता है। त्यानजू चिल्लाया और ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड पूरी तरह से जाग उठा। 99 ड्रैगन आत्माओं ने उसे घेर लिया और दिव्य व्यवस्था श्रृंखला पूरी तरह से ढह गई। दायरे के स्वामी की आभा तारे के पार फैल गई और पास के अलौकिक तारों वाले आकाश में फैल गई। सभी जीवित प्राणी जिन्होंने दायरे के भगवान के स्तर से दबाव महसूस किया, वे जमीन पर गिर गए और इस समय कांपने लगे। जैसे ही त्यानजू ने ड्रैगन वध तलवार को पकड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और उपस्थित साधकों के लिए तलवार से वार करने की तैयारी की। पागल, ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सर्वोच्च की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा ड्रैगन स्लेइंग तलवार से पूरी तरह ध्वस्त हो गई। बड़ी अनिच्छा के साथ वह जियान परिवार को 10 और संसाधन ग्रह देने के लिए सहमत हुआ। क्या आप पहले ही सहमत नहीं हो सकते थे? ये बहुत झंझट वाली बात है। त्यानजू ने सीधे तौर पर एक अनुबंध को खारिज कर दिया। डार्क स्टार हेलफायर कबीले का सुप्रीम क्रोध से कांप रहा था। एक सर्वोच्च प्राणी की मृत्यु हो गई, भारी साधना संसाधन खर्च हो गए और अब वे 10 संसाधन ग्रह खोने जा रहे हैं। ये पहले से ही डार्क स्टार हेलफायर कबीले के लिए बहुत बड़ा आघात है। ड्रैगन स्लेइंग तलवार धारण करने वाले स्वर्गीय पूर्वज की निगाह के नीचे डार्क स्टार हेलफायर कबीले सुप्रीम ने शाप दिया और स्वर्ग द्वारा शपथ ली गई स्वर्गीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। फक करना। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद डार्क स्टार हेलफायर कबीले के सुप्रीम ने आरव को बुरी तरह घूरा और गुस्से में चले गए। यदि त्यानजू के पास ड्रैगन स्लेइंग तलवार नहीं होती तो वह 10 और संसाधन ग्रहों की कीमत चुकाने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? इस समय डार्क स्टार हेलफायर कबीले का सर्वोच्च अधिकारी आरव से लगभग घृणा करने लगा था। आरव ने उदासीनता से कंधे उचका दिए। नियम तो पहले तुमने ही तोड़े थे। ये पूरी तरह तुम्हारी अपनी गलती थी। इस बिंदु पर होजहिक्सिंग घटना समाप्त हो गई। भविष्य में ये रात्रि भोजन के बाद कई चिकित्सकों के लिए बातचीत का विषय भी बन जाएगा। आखिरकार ये त्यानयुक्सिंग जियान परिवार और डार्क स्टार हेलफायर कबीले की सर्वश्रेष्ठ युवा पीढ़ियों के बीच की लड़ाई है। इस युद्ध में उन्होंने अपनी आंखों से एक विश्वगुरु स्तर का हथियार देखा जो दुनिया में अत्यंत दुर्लभ था और कुछ अभ्यासकर्ता इसे अपने जीवन काल में शायद ही एक बार देख पाते। अंत में हमने देखा कि कैसे डार्क स्टार हेलफायर कबीले सुप्रीम को जियांग फैमिली सुप्रीम ने हरा दिया। होजिक्सिंग की इस यात्रा ने कई अभ्यासियों को यह महसूस कराया कि यह यात्रा सार्थक थी। हा, शाबाश। वीरेंद्र ने आरव के कंधे पर थपथपाया और जोर से हंस दिया। सुरेश और उसके आसपास के अन्य देवी देवताओं ने भी इस समय आरव की बहुत प्रशंसा की। होजिक्सिंग में इस लड़ाई के बाद आरव जियांग परिवार की युवा पीढ़ी का निर्विवाद नेता बन गया है और अब कोई भी उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता है। आरव ने उपपत्नी हुआन को हराया और जियांग परिवार की शत्रुतापूर्ण ताकतों को करारा झटका दिया। उदाहरण के लिए ओरिजिन पैलेस में एक सर्वोच्च व्यक्ति भी था जो युद्ध देखने आया था, जिसका उद्देश्य जियांग परिवार को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना था। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि डार्क स्टार हेलफायर कबीले को पराजित होते देखा जाएगा। विशेष रूप से त्यानजू को ड्रैगन स्लेइंग तलवार पकड़े हुए देखने के बाद मूल हॉल के सुप्रीम ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और अपमानित होकर भाग गए। जियांग परिवार की अन्य शत्रुतापूर्ण सेनाओं के सर्वोच्च नेताओं के लिए भी यही सच था। किसी ने भी ड्रैगन हत्या तलवार धारण करने वाले स्वर्गीय पूर्वज का सामना करने की हिम्मत नहीं की।
जैसे ही जियांग परिवार तियानयू स्टार लौटने के लिए तैयार होने वाला था। हालांकि शाही तलवार संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों के एक समूह ने जियांग परिवार को रोक दिया। इसके अलावा एक तेज रोशनी की किरण बहुत तेज गति से चमकी। यह शाही तलवार संप्रदाय का नेता मेंग चांगशेंग था, जो ड्रैगन स्लेइंग तलवार के प्रकट होने की खबर सुनकर जल्दी से वहां पहुंचा था। सभी लोग कृपया रुकें, मेंग चांगशेंग ने उत्सुकता से कहा। ओह मास्टर मेंग, क्या कर रहे हैं? वीरेंद्र ने मेंग चांगशेंग के इरादे को न जानने का नाटक किया। यह इस तरह है, मुझे संप्रदाय के बुजुर्गों से खबर मिली। मैंने सुना है कि ड्रैगन स्लेइंग तलवार वास्तव में प्रकट हुई है। तो मेंग चांगशेंग बहुत विनम्र थे। जब मेंग चांगशेंग को संप्रदाय के बुजुर्गों से समाचार मिला और उन्होंने सुना कि शाही तलवार संप्रदाय के क्षेत्र स्तरीय हथियार ड्रैगन स्लेइंग तलवार का जन्म हुआ है, तो वे बहुत खुश हुए। लेकिन जब उसे पता चला कि ड्रैगन स्लेइंग तलवार जियांग परिवार के हाथ लग गई है, तो उसे ऐसा बेचैनी महसूस हुई मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। अब ड्रैगन स्लेइंग तलवार वापस पाना आसान नहीं होगा। लेकिन हालांकि वह जानता था कि इसे वापस पाना मुश्किल होगा, मेंग चांगशेंग फिर भी आया। ड्रैगन स्लेइंग तलवार एक क्षेत्र गुरु स्तर का हथियार था जो शाही तलवार संप्रदाय से होकर गुजरा था। शाही तलवार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु होने के नाते वह ड्रैगन स्लेइंग तलवार को दूसरी ताकतों के हाथों में पड़ते कैसे बर्दाश्त कर सकता था। चाहे ये कितना भी कठिन क्यों न हो, उसे ड्रैगन स्लेइंग तलवार को शाही तलवार संप्रदाय में वापस लाना होगा। कौन सी ड्रैगन वध तलवार? हम नहीं जानते, वीरेंद्र ने भौहें चढ़ाईं। ये देखकर जियांग परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे पर भी हैरानी की लकीरें उभर आईं, मानो उन्होंने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का नाम कभी सुना ही न हो। जब मेंग चांगशेंग ने यह सुना तो उसका दिल बैठ गया और उसने महसूस किया कि जियांग परिवार ड्रैगन स्लेइंग तलवार को वापस करने के लिए तैयार नहीं था। हाँ, ये वही तलवार है जिसका उपयोग ईश्वर पुत्र आरव ने युद्ध में युवा सर्वोच्च फीनिक्स कंसोर्ट को कुचलने के लिए किया था। मेंग चांगशेंग लगातार मुस्कुराता रहा। उसने ये निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह ड्रैगन स्लेइंग तलवार को संप्रदाय में वापस लाएगा। ओह, तुम काले लोहे की भारी तलवार की बात कर रहे हो। इसे हमारे कबीले के सर्वोच्च देवता ने छीन लिया है। वे कहते हैं कि यह कोई अशुभ बात है और वे इसे सील करके दफनाना चाहते हैं। वीरेंद्र ने खुलकर बात की और जियांग परिवार के अन्य सदस्यों ने भी सिर हिलाकर गवाही दी कि कबीले के बुजुर्ग वीरेंद्र ने जो कहा वह सच था। मेंग चांगशेंग ने गहरी सांस ली और मन ही मन जियांग परिवार को कोसा। उन्होंने न सिर्फ ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का नाम बदल दिया, बल्कि यह भी कहा कि ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड एक अशुभ चीज़ है और वे उसे सील करके दफनाना चाहते हैं। वे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये कहना बेकार है कि आप चाहते हैं कि जियांग परिवार ड्रैगन स्लेइंग तलवार वापस कर दे। मेंग चांगशेंग ने फिर से पुरानी बातें शुरू की। मैंने हमेशा माना है कि ईश्वर के पुत्र आरव और मेरी बेटी मेंग कियान का साथ होना तय है। वे एकदम सही जोड़ी हैं। क्यों न हम पहले सगाई कर लें? लेकिन बदले में उसे जियांग परिवार का उपहास ही मिला। वे मनचाही बातें करने में माहिर थे। क्या तुम्हें सगाई के तोहफे के तौर पर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? इसके अलावा ईश्वर के पुत्र आरव की वर्तमान ताकत और प्रतिष्ठा के साथ यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी मंगेतर आयेशा हैं। यद्यपि उसकी कोई मंगेतर नहीं है, फिर भी आरव बनने के योग्य एकमात्र व्यक्ति सबसे शक्तिशाली परिवार की गौरवशाली बेटी है। जियांग परिवार वास्तव में लगभग पतनशील शाही तलवार संप्रदाय को नीची दृष्टि से देखता था। पुकारना, मास्टर जियांग, सच कहूं तो वह ड्रैगन स्लेइंग तलवार मूल रूप से हमारे शाही तलवार संप्रदाय की थी। मैं इसे कैसे वापस पा सकता हूं? मेंग चांगशेंग ने गहरी सांस ली और अब खुद को संभाल नहीं पाया। उसने सीधे सीधे कह दिया कि वह ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को संप्रदाय में वापस लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे पोते को संयोग से एक काले लोहे की भारी तलवार मिल गई और आप ड्रैगन स्लेइंग तलवार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या काले लोहे की भारी तलवार और ड्रैगन स्लेइंग तलवार संबंधित हैं? वीरेंद्र ने जोर देकर कहा कि ये दो तलवारें थीं और उन्होंने ड्रैगन स्लेइंग तलवार के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चाहे कितनी भी ताकतें इसे देख लें, क्या फ़र्क पड़ता है? तलवार अब मेरे जियांग परिवार के हाथ में है। अगर मैं कहूं कि यह काले लोहे की भारी तलवार है, तो ये काले लोहे की भारी तलवार ही है। अजगर को मारने वाली तलवार कहाँ से आए? वीरेंद्र का रवैया देखकर मेंग चांगशेंग को इतना गुस्सा आया कि वह गाली देने लगा। सच कहें तो जियांग परिवार ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उन्होंने ड्रैगन स्लेइंग तलवार ले ली है और शाही तलवार संप्रदाय के पास वास्तव में उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं था। ताकत के मामले में लगभग पतनशील शाही तलवार संप्रदाय का जियांग परिवार से कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा जियांग परिवार ने मनमाने ढंग से ड्रैगन स्लेइंग तलवार का नाम बदलकर ब्लैक आयरन हैवी तलवार कर दिया है। तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारी ड्रैगन स्लेइंग तलवार ले ली है और मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि तुम मेरी निंदा कर रहे हो। रस्साक्षी में ताकत ही मायने रखती है।
इस समय मेंग चांगशेंग को वास्तव में पता नहीं था कि क्या करना है। मास्टर मेंग, अगर और कुछ नहीं है तो अलविदा। वीरेंद्र ने मेंग चांगशेंग को अब बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसके रवैये से साफ जाहिर हो गया था कि ड्रैगन स्लेइंग तलवार हासिल करना उसके लिए किसी भी तरह संभव नहीं था। जियान परिवार का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अन्य शक्तिशाली परिवार इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह अपने द्वारा प्राप्त किए गए क्षेत्र मास्टर स्तर के हथियारों को सौंप दे। वीरेंद्र के बोलने के बाद वह जियान परिवार के सभी लोगों को जियान परिवार की उड़ान वाली नाव पर ले गया और मेंग चांगशेंग को सीधे एक तरफ फेंक दिया। आरव 3 खजानों को इकट्ठा करने और उन्हें ड्रैगन स्लेइंग तलवार में संयोजित करने में सक्षम था। मेरा मानना है कि झांग फैंकी की मौत उससे संबंधित होनी चाहिए। उसने झांग फैंकी को भी मार डाला होगा। मेंग चांगशेंग के हाव भाव बदल गए और वह आरव को तब तक देखता रहा जब तक जियान परिवार ने उड़ने वाली नाव शुरू नहीं कर दी और तारे के पीछे गायब नहीं हो गया। तभी उसे होश आया। अब शाही तलवार संप्रदाय का सबसे अनमोल खजाना ड्रैगन स्लेइंग तलवार दुनिया में प्रकट हो गया है, लेकिन वह जियान परिवार के हाथों में पड़ गया है। ईश्वर अपने शाही तलवार संप्रदाय के साथ एक बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। यदि यह कोई अन्य साधारण शक्तिशाली परिवार होता तो शाही तलवार संप्रदाय अभी भी बल का उपयोग करके ड्रैगन स्लेइंग तलवार को जबरन वापस ले सकता था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी विशालकाय जियान परिवार था। जियान परिवार, एक दिन मैं ड्रैगन वध तलवार वापस ले लूंगा। आरव, मैं पता लगाऊंगा कि क्या तुम ही थे जिसने झांग फैंकी को मारा था। मेंग चांगशेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और दृढ़ स्वर में बोला। अल्पविराम। जब आरव जियान परिवार में वापस आया तो परिवार के सभी सदस्यों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और परिवार के नेता भी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। आरव ने न केवल निचले क्षेत्र में अपने परिवार द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा किया, बल्कि युवा सुप्रीम फीनिक्स उपपत्नी को भी कुचल दिया। इस प्रकार जियान परिवार का बदला लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरव परिवार के लिए एक और रियल मास्टर स्तरीय हथियार वापस लाया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। स्वाभाविक रूप से परिवार ने आरव की विजयी वापसी का जश्न मनाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। भोज में सुरेश के नेतृत्व में जियान परिवार के सभी देवी देवता आरव के पास आए और उसे शराब का गिलास देकर उसका स्वागत किया। भाई, हालांकि मुझे ये स्वीकार करने में घृणा हो रही है, मैं सचमुच तुमसे कमतर हूँ। अब से तुम हमारे परिवार की युवा पीढ़ी के नेता होगे। सुरेश शर्मा गया। उसने अपनी बाहें आरव की गर्दन के चारों ओर डाल दी और मोटी जीभ से बोला। भोज में उन्होंने खूब शराब पी और अधिक खुले विचारों वाले हो गए। उनके लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ परिवार है। जब वे एकजुट होंगे तभी कोई उन्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि वे आपस में लड़ते तो निस्संदेह परिवार बिखर जाता। इसलिए इस समय उन्होंने जियान परिवार के नेता का झूठा खिताब त्याग दिया और आरव की पूरी तरह से सहायता करने का फैसला किया ताकि जियान परिवार और भी अधिक गौरवशाली बन सके। भाइयों, नेता होने का क्या मतलब है? आपके बिना मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार और अधिक समृद्ध बने तो हम में से कोई भी पीछे नहीं रह सकता। हमें सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब से आइए हम अपने परिवार को और भी अधिक गौरवशाली बनाने के लिए मिलकर काम करें। सब लोग पियो। आरव ने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। मास्टर शेंजी सही कह रहे हैं। परिवार को और भी गौरवशाली बनने दो। देवी देवताओं ने एक साथ अपने गिलास उठाए और सारा पानी पी गए। इस समय जियान परिवार के देवपुत्र और देवियों ने वास्तव में एक समुदाय का गठन किया और परिवार की समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत की। वीरेंद्र और परिवार के अन्य मुखिया जोर से हंसे जब उन्होंने देखा कि देवी देवता एक साथ अपने गिलास उठा रहे हैं। उन्होंने भी अपने गिलास उठाए और सब पी गए। कुल के देवी देवता एक साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि हर शक्तिशाली परिवार देखना चाहता है। ये भोज काफी देर तक चला। जब आरव जिंग्यू पैलेस में वापस आया तो चांद पहले से ही तियान्यू स्टार पर पेड़ों की शाखाओं के ऊपर था। हे प्रभु, परमेश्वर के पुत्र, आध्यात्मिक झरने का पानी तैयार है। क्या आप नहाना और कपड़े बदलना चाहेंगे? रिया ने सम्मानपूर्वक कहा। आरव ने सिर हिलाया और रिया को कपड़े बदलने में मदद करने दिया। जैसे ही वह आध्यात्मिक झरने के पानी में लेटा, आरव ने एक आरामदायक कराह निकाली। प्रभु परमेश्वर के पुत्र, रिया किनारे पर सेवा कर रही थी और उसने धीरे से पुकारा। क्या हुआ? आरव ने आलस से पूछा, शांत समय का आनंद लेते हुए। आपकी मंगेतर आयशा का जन्मदिन जल्द ही आ रहा है, रिया ने धीरे से कहा। उसका स्वर आयशा के प्रति ईर्ष्या से भरा था, जो वास्तव में ईश्वर के पुत्र की मंगेतर बन सकती थी। शुयुएक सिंहबाई के घर के सरल और आरामदायक आंगन में 2 लड़कियां छत पर बैठी थीं, रात के आकाश में सबसे चमकीले चांद को देख रही थीं। बहन आयशा, आप आज ही एकांतवास से बाहर आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं है। मेरा जीजा सचमुच अद्भुत है। मैंने सुना है कि जब वह निचले लोक में प्रशिक्षण ले रहा था तो वह अजेय था और उसने सभी को मार डाला था।
नौ निचले देवलोक में लौटने के बाद उसने युवा सर्वोच्च फीनिक्स कंसोर्ट को सबके सामने कुचल दिया और जियान परिवार के गुस्से का बदला लिया। क्या आप जानते हैं कि मेरे अद्वितीय और अद्वितीय बहनोई ने युवा सर्वोच्च फीनिक्स कंसोर्ट को कैसे कुचल दिया? गुलाबी रंग की लटकनदार पोशाक और बालों पर 2 जूड़े पहने एक सुंदर लड़की ने यहाँ बोलते समय जानबूझकर श्रोताओं को असमंजस में रखा। बहन जिंगजिंग, मुझे दुविधा में मत रखो और मुझे अभी बताओ। दूसरी तरफ बैठी आयशा ने बेचैनी से कहा। वह भी अभी एकांतवास से बाहर आई थी और आरव के बारे में खबर जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। हे, तो फिर तुम्हें मुझे अपनी कीमती आईब्रो पेंसिल देनी होगी। भाई जिंगजिंग धूर्तता से मुस्कुराए। क्या मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता? आयशा ने झुंझलाहट में भाई जिंगजिंग के छोटे से सिर पर हाथ मारा। अपनी कीमती आईब्रो पेंसिल और आरव की खबरों में से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आरव की खबर को चुना। चूंकि आप इतने उदार हैं, इसलिए मैं आपको बता दूंगा। मेरे अद्वितीय और बेजोड़ जीजा ने तो सचमुच एक रियल लॉर्ड स्तर का हथियार निकाल लिया। वाह, उसने सबको डरा दिया। यहाँ तक कि युवा सुप्रीम फीनिक्स कंसोर्ट भी डर गया। अगर आप मुझसे पूछें तो युवा सुप्रीम फीनिक्स कंसोर्ट इसके लायक है। उसने वास्तव में अपने बहनोई को दबाने के लिए एक सुप्रीम स्तर के शासक का इस्तेमाल किया। किसने सोचा होगा कि उसका जीजा उसे शाही बम देगा? भाई जिंगजिंग की आंखों में प्रशंसा के भाव थे जब उसने आयशा को आरव के बारे में सारी खबर बताई। आयशा ने जो सुना उससे वह बहुत प्रभावित हुई। ओह बहन आयशा, आपका जन्मदिन परसों है। क्या आपने एकांतवास में जाने से पहले मेरे जीजाजी को सूचित करने के लिए किसी को भेजा था? मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आरव के बारे में बात करते हुए भाई जिंगजिंग की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी और वह उम्मीद से बोली। हाँ, रिया को उसे मेरे जन्मदिन की खबर बतानी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शायद बहुत देर हो चुकी है। आयशा ने निराशा में अपना सिर हिलाया। जियान परिवार और बाई परिवार के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है और वहां तक जाने में आमतौर पर 1 या 2 दिन लगते हैं। इसके अलावा आरव अभी अभी जियान परिवार में लौटा था। कई लड़ाइयों के बाद वह शारीरिक और मानसिक रूप से शायद थक चुका था। आयशा आरव को बाई परिवार में जाने की इजाज़त नहीं दे सकती थी। आखिरकार उसका जन्मदिन परसों है। हालांकि वह कोई भव्य जन्मदिन समारोह आयोजित करने की योजना नहीं बना रही है, फिर भी उसे उम्मीद है कि आरव आ सकेगा। दुर्भाग्य से आरव अभी अभी निचली दुनिया से लौटा है और उसने युवा सर्वोच्च फीनिक्स उपपत्नी के साथ युद्ध का अनुभव किया है। आयशा को बस इस बात का अफसोस है कि वह आरव के साथ अपना जन्मदिन नहीं मना पा रही है। ओह, ये तो बहुत निराशाजनक है। मैं हमेशा से इस महान, अद्वितीय और बेजोड़ जीजा से मिलना चाहता था। भाई जिंगजिंग ने असंतुष्ट होकर कहा। ये तो बस एक जन्मदिन की पार्टी है। अगर इस साल यह नहीं हुआ तो अगला साल तो है ही। आयशा ने भाई जिंगजिंग के सिर को सहलाया और मुस्कुराए। मैं 16 साल का हो गया हूँ और एक वयस्क हूँ। मेरा सिर रगड़ना बंद करो। भाई जिंगजिंग ने विरोध किया। ठीक है, आज मैं तुम्हें सिर्फ रगड़ूंगा और फिर कभी नहीं रगड़ूंगा। आयशा ने फिर से अपना हाथ भाई जिंगजिंग के छोटे से सिर की ओर बढ़ाया। नहीं, बहन आयशा बहुत परेशान करने वाली है। भाई जिंगजिंग ने अपना सिर ढक लिया, मुड़ी और भाग गई। दोनों लड़कियां हंसी मजाक करते हुए आराम करने के लिए घर लौट आईं। जल्द ही आयशा का जन्मदिन आखिरकार आ गया। उसके जन्मदिन की पार्टी में किसी अन्य शक्तिशाली परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया था तथा केवल उसके अपने कबीले के लोगों को ही जश्न मनाने की अनुमति थी। हालांकि आरव के बिना आयशा हमेशा थोड़ा उदास दिखती थी। लिंगर, तुम्हें क्या हुआ है? एक सुंदर सफेद वस्त्र पहने, सुरुचिपूर्ण स्वभाव और शालीन आचरण वाला युवक मधुर आवाज में बोला। कुछ नहीं, आयशा ने सिर हिलाया और उस युवक से और कुछ नहीं कहना चाहती थी। वह सीधे परिवार के हॉल में चली गई। उसकी माँ और दादाजी पहले से ही बैठे थे और आयशा का इंतजार कर रहे थे। लिंगर, आयशा की ओर जाती पीठ को देखते हुए सफेद कपड़े पहने युवक ने गहरी सांस ली। उसकी भौहों के बीच एक भयावहता का संकेत था। उसका नाम लीफी है। आयशा के गंभीर रूप से घायल पिता की रक्षा के लिए बाई परिवार की शत्रुतापूर्ण सेनाओं ने उसके परिवार का बेरहमी से सफाया कर दिया। केवल लीफी ही बच पाया। इसलिए बाई परिवार ने लीफी को गोद ले लिया और लीफी बचपन से ही आयशा के साथ बड़ी हुई और उन्हें बचपन का प्रेमी कहा जा सकता है। लीफी के मन में हमेशा से आयशा से शादी करने की इच्छा थी। खुद को दिखाने के लिए वह बचपन से ही बहुत कठिन अभ्यास कर रहा है ताकि बाई परिवार को प्रभावित कर सके और उसे आयशा से शादी करने की अनुमति मिल सके। लीफी की प्रतिभा और उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें एक ऐसी उपलब्धि दिलाई है जो बाई परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्पष्ट है और उन्होंने बाई परिवार के कई देवताओं के पुत्रों को भी पीछे छोड़ दिया है। बाई परिवार में लगभग सभी लोगों को उससे बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि जियान परिवार की प्रतियोगिता के बाद सब कुछ बदल गया और आयशा वास्तव में आरव की मंगेतर बन गई। उस क्षण उसका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया। वह धारना चाहता था, अपना गुस्सा बाहर निकालना चाहता था।
उसने आयशा को ढूंढा, अपनी भावनाएं सीधे तौर पर व्यक्त की और यहाँ तक कि आयशा के साथ भाग जाने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन क्रूरतापूर्वक आयशा ने उसे सख्ती से अस्वीकार कर दिया और कहा कि बचपन से वयस्कता तक उसने केवल लीफी को अपना भाई माना। ये सुनकर लीफी का दिल टूट गया। उसके बाद के दिनों में आयशा ने जानबूझकर उससे दूरी बना ली। लीफी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उसकी ईमानदारी बर्बाद हो गई। हालांकि वह आयशा से नहीं बल्कि आरव से नफरत करता था, जो अपराधी था और आयशा को ले गया था। यदि आरव न होता तो आयशा जानबूझकर उससे दूरी क्यों बनाती। साथ ही मुझे अपनी अक्षमता से भी नफरत है। आरव नाम उसके दिल पर एक विशाल चट्टान की तरह दबा हुआ था, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। आरव के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां थीं और हर बार वे तीखे तीरों की तरह उसके दिल में चुभती थीं। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह उन तक नहीं पहुंच पाया। खासकर यह सुनकर कि आरव ने युवा सर्वोच्च फीनिक्स उपपत्नी को हरा दिया है, लीफी और भी निराश हो गया। उसने महसूस किया कि सामान्य परिस्थितियों में वह आरव का प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य भी नहीं था। आरव, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हमेशा इतने गौरवशाली रह सकते हो। लिंग, एयर मेरी है, वह मेरी है। लीफी अपने दिल में बेतहाशा दहाड़ा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। आज आयशा का जन्मदिन है। मैं शांत और खुश रहना चाहता हूँ। खुशनुमा लॉबी को देखकर लीफी ने तुरंत अपनी मानसिकता बदल दी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कम से कम अब वह आयशा के साथ जश्न मना सकता है, लेकिन आरव बिल्कुल नहीं आ सकता। लिंगर, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? आयशा के दादा बाइज़ज़ई ने असमंजस में पूछा। बिना इससे पहले कि आयशा अपनी बात पूरी कर पाती, बाई जिंगजिंग ने उससे पहले ही जवाब दे दिया। बहन लिंगर, आप इसलिए उदास हैं क्योंकि आपके जीजा नहीं आए। जिंगजिंग ह्यू। बाई जिंगजिंग द्वारा अपने माता पिता के सामने अपने राज उजागर करने के तुरंत बाद आयशा का चेहरा लाल हो गया। वह शर्मिंदा और गुस्से से भर गई और बाई जिंगजिंग का पीछा करने और उससे लड़ने लगी। बाइज़ज़ाई और अन्य बुजुर्ग दिल खोलकर हंसे और भोज का माहौल खुशी से भर गया। केवल लीफी की मुस्कान थोड़ी बनावटी थी और वह अपने दिल में आरव से नफरत करता था। ठीक तभी परिवार के मुखिया, मेरा दामाद यहाँ है, एक नौकर प्रसन्न चेहरे के साथ जल्दी से खबर देने आया। क्या अंकल यहाँ हैं? कौन से अंकल? जब बाई परिवार के मुखिया बाइज़ज़ाई ने यह सुना तो वह पहले तो स्तब्ध रह गए और कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि बाई परिवार में ज्यादा दामाद नहीं हैं, फिर भी काफ़ी हैं। सिर्फ एक दामाद के आने पर इतना उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जब आयशा ने यह सुना तो उसका दिल हिरनी की तरह धड़कने लगा और उसका शरीर भी उत्तेजना से कांप उठा। क्या यही वो इंसान था जिसकी उसे हमेशा से याद आती थी? यह आरव नहीं है, यह आरव नहीं हो सकता। लीफी अपने दिल में बातें करता रहा। आरव अभी अभी निचले लोक से लौटा था और उसने युवा सर्वोच्च फीनिक्स उपपत्नी के साथ भीषण युद्ध लड़ा था। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थका हुआ होगा। इसके अलावा यात्रा लंबी थी और समय भी नहीं बचा था। आरव के आने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन अगर यह आरव नहीं है तो दामाद कौन है? बस बस बस। नौकर इतना उत्साहित था कि वह थोड़ा हकलाने लगा। बस अब मुझे बताओ। आयशा और लीफेई दोनों ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन सा दामाद था। ये है आरव, जियान परिवार का नंबर 1 दिव्य पुत्र। जैसे ही नौकर ने बोलना समाप्त किया, भोज का माहौल अचानक जीवंत हो गया। आयशा सबसे पहले लॉबी से बाहर निकली और शुयू स्टार के गेट की ओर बढ़ी। बाई जिंगजिंग और अन्य युवा पीढ़ी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने अक्सर आरव की कहानी सुनी थी, लेकिन उसे कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, जो निस्संदेह एक बड़ा अफसोस की बात थी। अब जबकि आरव स्वयं आ चुके हैं, वे निश्चित रूप से जियान परिवार के परमेश्वर के प्रथम पुत्र के आकर्षण को देखने का अवसर नहीं खोना चाहते। लीफी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके पीछे बाहर चली गई। वह आरव का स्वागत करने या उसके व्यवहार को देखने नहीं जा रही थी। इसके बजाय वह ये देखने गया कि क्या उसकी प्रेम प्रतिद्वंद्वी उतनी ही अद्भुत है जितनी किंवदंती में कहा गया था। ये सच है कि लड़कियों को बड़ी होने पर घर पर नहीं रखा जा सकता। अचानक शांत हो गई लॉबी को देखकर बाइज़ज़ाई और अन्य बुजुर्ग अपनी हंसी नहीं रोक सके और असहाय भाव से अपना सिर हिलाने लगे। हाँ, आयशा की मां ने भी बहुत असहाय अभिव्यक्ति दिखाए। अल्पविराम। शुयू स्टार के द्वार पर एक छोटा सा उड़ता हुआ शटल इतनी तेज गति से पहुंचा मानो उसने समय और स्थान को पार कर लिया हो। जैसे ही दरवाजा खुला, आरव अकेला दिखाई दिया। उसने नीचे शुयू तारे की ओर देखा, जो हरे भरे वनस्पतियों से ढका हुआ था और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था। इस खूबसूरत दृश्य को देखकर लोग प्रशंसा से आहें भर रहे थे। शुयू स्टार में मेरे त्यानयू स्टार की तुलना में थोड़ी अधिक भव्यता और थोड़ी कम गंभीरता है। कुल मिलाकर उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। आरव ने अपने हाथ पीछे कर लिए और आह भरी। हे परमेश्वर के पुत्र, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं? एक ताओवादी आकृति तेज गति से आई।
आरव को देखकर वह बहुत खुश हुआ। ये बाई तांगशान थी जिसे आरव ने एक बार निचली दुनिया में बचाया था। ये भाई बाई निकला। आरव ने अपने हाथ झुकाए। हे, ईश्वर के पुत्र के सामने तुम्हें भाई कहने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बस छोटा भाई कहो। बाई तांगशान ने जल्दी से कहा कि भले ही वह आरव से बड़ा था, लेकिन उसने आरव को उसे भाई कहने की हिम्मत नहीं की। भाई तो भाई है। अगर मैं लिंग ए से शादी करूंगी तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। और भाई बाय, आपको मुझे भगवान का पुत्र कहने की जरूरत नहीं है। हम सब एक परिवार हैं। बस मुझे आरव कहिए। आरव ने स्पष्ट रूप से कहा। तो मैं बाई तांगशान तुम्हें भाई कहने की हिम्मत करूंगी। आरव को ये कहते देख बाई तांगशान ने दिखावटी व्यवहार नहीं किया, बल्कि कुछ भावुक होकर अपनी छाती सीधी कर ली। क्या तुमने देखा? आरव, जियांग परिवार का सबसे बड़ा दिव्य पुत्र, मुझे अपना भाई कह रहा था और कह रहा था कि हम एक परिवार हैं। एक पल के लिए बाई तांगशान को बहुत गर्व हुआ। उन्होंने तुरंत बाई परिवार में सभी को आरव के आगमन की सूचना देने का आदेश दिया। जल्द ही। क्या? आरव, जियांग परिवार का नंबर 1 दिव्य पुत्र हमारे बाई परिवार में आ रहा है। क्या हो रहा है? ईश्वर का पुत्र आरव अभी अभी निचले लोकों से लौटा है और उसने युवा सर्वोच्च फीनिक्स कंसोर्ट के विरुद्ध युद्ध किया है। वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से थक चुका है। इसके अलावा यात्रा लंबी थी। वह अचानक हमारे बाई परिवार में कैसे आ गया? हा, ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने अक्सर ईश्वर के पुत्र आरव के बारे में अफवाहें सुनी हैं और आज मैं आखिरकार असली व्यक्ति को देख सकता हूँ। जाओ और देखो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस समय बाई परिवार में हर किसी ने यह सुनकर कि आरव आ गया है, कार्रवाई की। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि बाई परिवार का ये दामाद कैसा है। विशेष रूप से बाई परिवार की युवा पीढ़ी, वे आरव को एक आदर्श मानते हैं और उनकी विभिन्न उपलब्धियां अद्भुत हैं। यह आरव है, जियांग परिवार का नंबर 1 दिव्य पुत्र। कितना सुंदर। वह थोड़ा सा कामुक है, लेकिन वह सचमुच बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरे टाइप का। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं है, उसका स्वभाव, उसकी ताकत और उसका रूप रंग एकदम सही है। अफसोस की बात है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाई परिवार की गौरवान्वित बेटियों का एक समूह बेहद उत्साहित था। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मत भूलना, ईश्वर के पुत्र आरव की पहले ही लिंग ए से सगाई हो चुकी है। सब खत्म हो गया। अगर कोई ये देखेगा तो हमारे बाई परिवार पर हंसेगा। बाई परिवार के एक बुजुर्ग को अपने परिवार की इन प्रेम पागल बेटियों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें बार बार डांटा और कहा कि यह अपमानजनक है। पहले तो इस गंभीर बुजुर्ग की बात हर कोई सुनता था, लेकिन अब लोगों की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। बाई परिवार का मुखिया बहुत लाचार था। आरव के होते हुए वह उन घमंडी लड़कियों को कैसे जबरदस्ती भगा सकता था जो आरव के आगमन का स्वागत कर रही थीं। अंत में वह केवल आह भर सका। उस समय मैं एक सुंदर लड़का था जिसे हर कोई प्यार करता था और जहां भी मैं देखता था वहां फूल खिल जाते थे। अब मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूं। ये शब्द निकलते ही उसकी आंखें आरव के लिए ईर्ष्या से भर गईं। जवान होना बहुत अच्छी बात है। यह आरव भी जीवंत और शोरगुल वाले दृश्य को देखकर भ्रमित हो गया, जो उसके पिछले जीवन में बड़े सितारों के संगीत समारोहों से भी अधिक जीवंत था। हे, हमारी युवा पीढ़ी के दिलों में आपका बहुत ऊंचा स्थान है। आप सबके आदर्श कहे जा सकते हैं, इसलिए हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। बाई तांगशान ने हंसते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया, मुस्कुराया और चलते हुए बाई परिवार का अभिवादन किया। वह पड़ोस का एक सौम्य और शालीन लड़का लग रहा था और उसमें उस ठंडे, घमंडी और अलग थलग रूप का कोई निशान नहीं था जैसा कि अफवाहों में बताया गया था। साथ ही यह अप्रत्यक्ष रूप से ये भी दर्शाता है कि आरव उन्हें अपने परिवार के रूप में मानता है और केवल अपने परिवार का सामना करते समय ही वह अपना सच्चा पक्ष दिखाएगा। इसलिए बाई परिवार की आरव के प्रति अनुकूल धारणा तेजी से बढ़ गई। भीड़ से बाहर आयशा को आगे आने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। वह सचमुच यहाँ है। क्या वह मेरा जन्मदिन मनाने आया है? आयशा ने दूर से उस आकृति को देखा और वह और अधिक घबरा गई। मानो आयशा की निगाहों को देखते हुए आरव ने अपना सिर घुमाया और देखा। जब उनकी आंखें मिलीं तो आयशा का दिल फिर से जोर से धड़कने लगा और उसके गाल लाल हो गए। आरव कदम दर कदम आयशा की ओर चल पड़ा। वह जहां भी गुजरता बाई परिवार के सभी लोग उसके लिए रास्ता बना देते। वो आ रहा है। आयशा ने उस व्यक्ति को देखा जिसके बारे में वह सोच रही थी और वह इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग रो पड़ी। माफ करना, मुझे थोड़ा देर हो गई है, आरव ने धीरे से कहा। देर नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं, मुझे बस तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। आयशा ने अपना सिर हिलाया। उस समय वह बहुत खुश थी। मैं निचले लोकों से लौटा और फीनिक्स उपपत्नी से निपटने के बाद ही मुझे पता चला कि तुम्हारा जन्मदिन आ गया है। मैं तो तुम्हारा जन्मदिन भी भूल गया। यह मेरी गलती है, आरव ने कहा। नहीं,
जियान परिवार के पहले दिव्य पुत्र होने के नाते आप अपने कर्तव्यों में बहुत व्यस्त हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जन्मदिन बहुत देर से आता है या नहीं। आयशा के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। लिंगर, सार्वजनिक रूप से अपना स्नेह दिखाना बंद करो। कृपया अपने दामाद को अंदर बुलाओ। जब बाई परिवार के लोगों ने ये देखा तो उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। सिर्फ लीफी का चेहरा उदासी से भरा था। उसने गहरी सांस ली और मजाक में कहा, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लिंग एयर के लिए जन्मदिन का क्या तोहफा लाए हैं। चलिए आंखें खोलते हैं। लीफी जुआ खेल रहा था। वह शर्त लगा रहा था कि जियान परिवार का पहला ईश्वर पुत्र अभी अभी निचली दुनिया से लौटा है और युवा सर्वोच्च फीनिक्स उपपत्नी के साथ भीषण युद्ध कर रहा है, इसलिए उसके पास आयशा के लिए कोई अच्छा उपहार तैयार करने का समय नहीं है। बाई परिवार के सदस्यों के हाव भाव बदल गए। सब समझ गए कि लीफी जियान परिवार के भगवान के पहले बेटे आरव को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। लीफी की इस हरकत पर सभी थोड़े नाराज थे। क्या तुमने देखा नहीं आयशा कितनी खुश थी। भले ही आरव जियान परिवार का सबसे बड़ा दिव्य पुत्र उपहार स्वीकार न करता, पर सबको पता था कि कोई न कोई कारण जरूर होगा, इसलिए वे कुछ नहीं कहते। लेकिन आपने तो सबके सामने सीधे सीधे बात कर दी। अगर आरव कोई अच्छा तोहफा नहीं दे पाता तो उसका चेहरा कहाँ होता। विशेष रूप से बाई परिवार की युवा पीढ़ी, लीफी का प्रदर्शन बचपन से ही हमेशा शानदार रहा है, सीधे तौर पर उन सभी को दबाता है। हालांकि वे सतह पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वे अपने दिल में पहले से ही लीफी से असंतुष्ट थे। अब लीफी फिर से हंगामा मचा रही है, आरव को शर्मिंदा करने और जियांग और बाई परिवारों के बीच के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही है। बाई परिवार की युवा पीढ़ी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लीफी, क्या तुम्हें नहीं पता कि आरव शेंजी इतनी देर से क्यों आया? भले ही उसने कोई उपहार तैयार नहीं किया था, पर वह पूरी ईमानदारी से आया था। जब तुम ऐसा कहती हो तो हमारे बाई परिवार और जियांग परिवार के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा? बाईतांग शान सबसे पहले खड़ी हुई और गुस्से से चिल्लाते हुए हमारा बाई परिवार शब्दों पर जोर दिया। इसका मूल अर्थ आरव को ये बताना है कि लीफी हमारे बाई परिवार का सदस्य बिल्कुल नहीं है और उसके शब्दों और कार्यों का बाई परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आरव नाराज नहीं होगा। क्या बड़ी बात है, ये तो सीधे तौर पर दो बड़े परिवारों के बीच के रिश्ते को प्रभावित करती है। मैं, लीफी, जानती हूं कि मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हूं। आप मुझसे काफ़ी असंतुष्ट हैं, लेकिन मैं तो अभी मजाक कर रहा था। तुम्हें मुझ पर इतनी बड़ी टोपी पहनाने की ज़रूरत नहीं है। लीफेई ने जोरदार तरीके से जवाब देते हुए कहा कि वह मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें ये बताने की भी जहमत नहीं उठा रहा कि तुम क्या सोच रहे हो। बाई तांगशान ने ठंडी सांस ली। बाई परिवार में लगभग सभी जानते थे कि लीफी आयशा में दिलचस्पी रखती है, लेकिन तो क्या, परिवार अपनी सबसे खास बेटी की शादी लीफी से कभी नहीं करेगा। यहाँ तक कि आयशा के पिता को बचाने के लिए लीफी परिवार को भी क्रूरतापूर्वक खत्म कर दिया गया। वर्षों से, हालांकि परिवार की युवा पीढ़ी को लीफी के बारे में कुछ शिकायतें रही हैं, लीफी के परिवार की दयालुता को चुकाने के लिए बाई परिवार के सभी संसाधन लीफी की ओर झुके हुए हैं और उन्होंने उसे प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। अन्यथा लीफी बाई परिवार के प्रतिभाशाली और देवताओं के पुत्रों को कैसे पार कर सकती थी। लेकिन आयशा का विवाह बाई परिवार की नींव है। प्रत्यक्ष वंशजों की प्रत्येक पीढ़ी को जियान परिवार के साथ विवाह संबंध सुनिश्चित करना होगा। हालांकि आरव निचले लोक से आया था और उसे जियान परिवार का प्रत्यक्ष वंशज नहीं माना जाता था, फिर भी वह जियान परिवार का ही था। उसे पहले स्वर्गीय पूर्वज ने महत्व दिया और फिर उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी, जब तक कि उसने युवा सर्वोच्च फीनिक्स उपपत्नी को पराजित नहीं कर दिया और जियान परिवार के प्रथम देवपुत्र के रूप में सर्वमान्य हो गया। आरव की तुलना में लीफी कुछ भी नहीं है। चलो चलें, उसे नज़रअंदाज करो, चलो भीतरी हॉल में चलें। बाई तांगशान ने मुड़कर आरव से कहा। आयशा ने भी सिर हिलाया। लीफी बाई परिवार में सबके सामने आरव को अपमानित करना चाहती थी, जिससे लीफी के बारे में उसकी जो अच्छी छवि बनी थी वह धूमिल हो गई और उसे थोड़ी घृणा भी हुई। जल्दी मत करो, इस बार आयशा के जन्मदिन में शामिल होने के लिए मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। मैंने विशेष रूप से स्वर्गीय पूर्वज से स्काई एस्केप शटल के लिए कहा था और बस यहाँ पहुँच गया। हालांकि मैं थोड़ी जल्दबाजी में आया हूँ, मैंने पहले ही लिंगर का उपहार तैयार कर लिया है। आरव ने स्पष्ट रूप से कहा। चाहे जो भी हो, वह जियांग परिवार में ईश्वर का पहला पुत्र है, एक सम्मानित दर्जा रखता है और आयशा का मंगेतर है। अगर वह कोई अच्छा उपहार नहीं लाता तो लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। मूल रूप से आरव ने तैयार उपहार सीधे आयशा को देने की योजना बनाई थी। चूंकि चीजें इस बिंदु पर आ गई हैं, आरव केवल अग्रिम में उपहार निकाल सकता है। आरव के हाथ में असाधारण बनावट वाला एक जेड बॉक्स दिखाई दिया। बाई परिवार में हर कोई इस बात का इंतजार करने लगा कि आरव, जियांग परिवार का सबसे बड़ा ईश्वर पुत्र और आयशा का मंगेतर, अपनी मंगेतर को किस तरह का उपहार देगा।
आप जियान परिवार के पहले दिव्य पुत्र हैं और आपके पास असाधारण संसाधन हैं। हालांकि उपहार सिर्फ कीमती नहीं हो सकते, उनका विशेष मूल्य भी होना चाहिए, जैसे कि कोई व्यक्तिगत विचार। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप इतने कम समय में आयशा के लिए उपयुक्त जन्मदिन का उपहार ढूंढ सकते हैं। ली फेई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि वह आरव के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन आरव का सम्मान बचाने के लिए ये करना उचित था। आयशा ने बहुत दुखी होकर अपना मुंह ढक लिया। आरव बिना आराम किए जल्दी जल्दी आया। ये पहली बार था जब उसने उसे कोई उपहार दिया था। चाहे वह कुछ भी हो, आयशा उसके लिए अपना प्यार जाहिर करती। जल्द ही जेड बॉक्स खुल गया और सभी की आंखों में एक हरा पत्ता दिखाई दिया। पत्ता, एक साधारण हरा पत्ता। जेड बॉक्स में चुपचाप पड़े हरे पत्तों को देखकर बाई परिवार के सभी सदस्य भ्रमित हो गए। जियांग परिवार के सबसे बड़े दिव्य पुत्र आरव ने आयशा को एक साधारण सा दिखने वाला हरा पत्ता दिया। इसका क्या मतलब था? क्या वह बाई परिवार को नीचा समझता था? एक साधारण सा हरा पत्ता भी इतना प्रभावशाली था? आरव, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक बेतरतीब ढंग से चुनी हुई हरी पत्ती को उपहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। तुम कितने उदार हो। क्या तुम मेरे बाई परिवार को नीचा दिखा रहे हो या हमारी गौरवशाली बेटी आयशा को नीचा दिखा रहे हो? ली फी ने उसे बार बार ध्यान से देखा और पुष्टि की कि यह बस एक साधारण हरा पत्ता है। अचानक वह उछल पड़ा और गुस्से से चिल्लाया मानो उसने आरव की चोटी पकड़ ली हो। सतह पर वह बाई परिवार की रक्षा कर रहा था, लेकिन उसके दिल में वह पहले से ही बहुत खुश था। एक साधारण हरा पत्ता उपहार के रूप में लें और देखें कि इसका परिणाम क्या होता है। आरव ने उपहार के रूप में एक साधारण हरे पत्ते का इस्तेमाल किया, जिससे बाई परिवार के कई सदस्य नाखुश दिखे। यहाँ तक कि आयशा भी एक पल के लिए थोड़ा असमंजस में पड़ गई। यह एक हरा पत्ता है जिसे मैं जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद पाताल लोक से वापस लाया हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा, आयशा। आरव ने बोलना समाप्त करने के बाद हरे पत्ते को उठाया और उसे आयशा की हथेली पर रख दिया। ये हरा रंग वास्तव में उनके शरीर में स्थित पौधे की हरी पत्तियां हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यह पाताल लोक से आया है। एक कारण ये दिखाना है कि हरी पत्तियां प्राप्त करना कितना कठिन है। दूसरा, वह ये बताता है कि यह हरा पत्ता दुर्लभ और अनोखा है और वह नहीं चाहता कि उसके शरीर में मौजूद इस पौधे का रहस्य किसी को पता चले। जब ली फेई बोलना जारी रखना चाहती थी, जब हरे पत्ते को आयशा की हथेली में रखा गया तो आरव ने उसे पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। गड़गड़ाहट। इस समय शुयू स्टार का आकाश और पृथ्वी अजीब तरह से बदल गए और आकाश में एक विशाल पेड़ की छाया दिखाई दी। आकाश को ढंकने वाले उस विशाल वृक्ष पर धीरे धीरे कई फल उग रहे हैं। अगर आप उन फलों को गौर से देखें तो पाएंगे कि वे वास्तव में उस लोक के लघु संस्करण हैं। आकाश को ढकने वाला विशाल वृक्ष शीघ्र ही विलुप्त हो गया और प्रकाश के अनगिनत हरे बिंदुओं में बदल गया, जो वसंत की वर्षा की तरह गिर रहे थे। बाई परिवार के सभी सदस्यों ने पाया कि इस हरे प्रकाश की बारिश का बहुत मजबूत उपचारात्मक प्रभाव था। एक शीर्ष परिवार के रूप में बाई परिवार के सदस्य लगातार लड़ाई में लगे रहते हैं और चोटें आम बात हैं, खासकर जब वे ऐसी चोटों का सामना करते हैं जो उनके मूल को नुकसान पहुंचाती हैं और कठिन और जटिल बीमारियों का सामना करते हैं जिनसे ठीक होने की लगभग कोई संभावना नहीं होती है। लेकिन इस समय शुयू स्टार पर सभी बाई परिवार के सदस्य, चाहे वे घायल थे या छिपी हुई चोटें थीं, ठीक हो गए। बाई परिवार में सभी लोग आश्चर्य से अपने सामने सब कुछ देख रहे थे। एक पल में शुयू स्टार पर सभी की सारी चोटें और छिपे हुए घाव ठीक हो गए। ये सचमुच एक चमत्कार था। अभी अंत नहीं हुआ है। आयशा के प्राकृतिक दिव्य शरीर में परिवर्तन आ गया है और उसके पीछे का दृश्य उस विशाल वृक्ष के छोटे संस्करण में बदल गया है जिसने अभी अभी आकाश को ढंका हुआ था। इस क्षण आयशा की ऊर्जा और आत्मा अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ऐसी उपचारक देवी बन गई हो जो दुनिया के हर तरह के दर्द को ठीक कर सकती है। और उसके राज्य में भी सुधार देखा गया। आकाश में लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। यह आपदा के बादल का आगमन था। जल्दी से तितर बितर हो जाओ। बाई परिवार के सदस्य जो वहां एकत्र हुए थे वे तुरंत भाग गए। आयशा का राज्य टूट गया और उसे एक भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ा। अगर वे पर्याप्त दूर नहीं हटते तो शायद वे ही प्रभावित होते। बिना किसी तैयारी के अपने समान ही किसी विपत्ति को आकर्षित करना निस्संदेह मृत्यु को प्राप्त करने के समान है। जल्द ही आरव और आयशा ही मैदान पर बचे थे। तुम क्यों नहीं चले जाते? आयशा ने आरव को तुरंत धक्का दिया। तुम क्लेश से बचने के लिए तैयार नहीं हो। अब क्लेश का बादल आ रहा है। क्या मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ सकता हूँ? आरव ने आयशा का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला। लेकिन आयशा अभी भी चिंतित दिख रही थी। कोई किंतु परंतु नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ये तो बस एक विपत्ति है। मैं, आरव, इसे गंभीरता से नहीं लूंगा। आरव ने आयशा को दबंगई से गले लगा लिया।
यद्यपि वह आकाश में विपत्तिपूर्ण बादलों को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने लोगों को ऐसा एहसास दिलाया जैसे वे उन्हें नीचे देख रहे हों। आयशा ने अपने प्रिय की मजबूत बाहों और चौड़ी छाती को महसूस किया। उसके गाल पहले से ही लाल हो गए थे और वह चाहती थी कि इस क्षण समय रुक जाए। अफवाह है कि ईश्वर पुत्र आरव कभी भी वज्रपात के कष्टों को गंभीरता से नहीं लेते। मुझे आश्चर्य है कि यह सच है या नहीं। ये सही है। अफवाह यह है कि ईश्वर पुत्र आरव स्वयं को पुनः प्राप्त करने के लिए सीधे तौर पर वज्रक्लेश को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। चूंकि ईश्वर पुत्र आरव मैदान में रहने का साहस करता है, इसलिए उसे कुछ आत्मविश्वास अवश्य होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाई परिवार में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और वे सभी देखना चाहते थे कि परमेश्वर का पुत्र आरव किस प्रकार क्लेश पर विजय प्राप्त करेगा। एक साधक स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाता है। वज्रपात स्वर्ग से मिलने वाला दंड है। वह जितना शक्तिशाली होगा, वज्रपात उतना ही प्रबल होगा। जो भी अफवाह है वह संभवतः अतिशयोक्तिपूर्ण है। भले ही वह युवा सुप्रीम फीनिक्स कंसोर्ट को हरा दे, लेकिन उसका वज्रक्लेश और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। ली फेई ने ठंडी सांस ली। उनके मन में साधना के मार्ग में स्वर्गीय दंड सबसे बड़ी बाधा है। अनगिनत साधकों ने दैवीय दंड से बचने के लिए हर संभव तैयारी की है। यदि कोई स्वर्गीय दंड से पहले हर संभव तैयारी कर ले तो भी 99% अभ्यासी मर जाएंगे। ये कहना हास्यास्पद है कि आरव गड़गड़ाहट और बिजली को अवशोषित कर सकता है और उसे अपनी ऊर्जा में बदल सकता है। लीफी को इस बात पर एक शब्द भी विश्वास नहीं है। गड़गड़ाहट। ऊपर आसमान में विपत्ति के बादलों में गड़गड़ाहट हुई और गड़गड़ाहट हुई। आरव के हस्तक्षेप के कारण विपत्ति के बादलों में गड़गड़ाहट ज्यादा देर तक नहीं हुई, बल्कि जमा होती रही। इसकी भयावह शक्ति ने लोगों के एक समूह को सीधे डरा दिया। इस वज्रपात की शक्ति पहले ही राजा बनने के स्तर को पार कर चुकी है। जैसे ही आश्चर्य की चीख निकली, बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा। आयशा ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस समय हो रही बिजली की मार वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उंगली जितनी मोटी बिजली भी उसकी जान ले सकती थी। इस समय आयशा केवल यही आशा कर सकती थी कि उसका प्रिय उसके लिए इस भयानक वज्रपात को रोक सके। धमाका। बिजली चमकी और उसकी चमकदार और चकाचौंध भरी रोशनी ने सभी को अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। शक्ति बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लेश में मेरे हस्तक्षेप से वज्रक्लेश की शक्ति एक आदरणीय के स्तर तक बढ़ जाएगी। आरव ने कुछ फुसफुसाया और आसानी से पहली गड़गड़ाहट को रोक दिया। आरव की आवाज ने आयशा को डरा दिया। क्या एक आदरणीय स्तर का वज्रपात? क्या वे वास्तव में इससे बच सकते हैं? धमाका। बिजली का एक और बोल्ट कौंधा जिसने आयशा के विचारों को बाधित कर दिया। यही मेरा इंतजार करो। आरव ने आयशा की पीठ थपथपाई और जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह गिरती हुई बिजली की ओर हवा में उड़ गया। इस दृश्य को देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। आरव ने न सिर्फ गिरते हुए वज्र को रोका, बल्कि वज्र की ओर भी उड़ चला। वह क्या करने की योजना बना रहा था? क्या वह सचमुच वज्र की ऊर्जा को अवशोषित और परिष्कृत करने वाला था? तुम मौत की तलाश में हो। तुम जरूर मौत की तलाश में हो। यह आदरणीय स्तर का एक वज्रपात है और आप केवल एक माक्विस हैं। लीफी ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और मन ही मन ठंडे स्वर में कहा, लेकिन जितना अधिक आप किसी चीज को देखना नहीं चाहते, उतनी ही अधिक बार वह आपके पास आती है। सभी की स्तब्ध निगाहों के सामने आरव वास्तव में विपत्ति के बादल के ऊपर उड़ गया और गड़गड़ाहट के खिलाफ लड़ा। तो क्या हुआ अगर यह एक आदरणीय स्तर का वज्रपात है? ये तो बस ऊर्जा है जो मेरे द्वारा परिष्कृत किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। आरव चिल्लाया और तुरंत 3 सिर और 6 भुजाओं वाले एक विशालकाय व्यक्ति में बदल गया और लेइटिंग के साथ एक अद्भुत रस्साक्षी शुरू कर दी। आरव का चेहरा गंभीर था और उसने अपनी पूरी ताकत 9 स्वर्गों में गड़गड़ाहट करने में लगा दी। वह विपत्ति के बादल में गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित करना चाहता था। 10%, 20%, 80%, 90%। जैसे जैसे समय बीतता गया, आरव अधिक से अधिक गड़गड़ाहट को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया। अंततः उसने सारी गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित कर लिया। विघटित हो जाओ। आरव ने अपना हाथ हिलाया और मूल रूप से भयानक और शक्तिशाली आपदा बादल एक पल में गायब हो गए और आकाश फिर से साफ हो गया। आरव ने शांतिपूर्वक बिजली का एक गोला उठाया और आयशा के पास आया। आरव ने आयशा का हाथ ऊपर खींच लिया और बहुत समय नहीं लगा जब उसने बलपूर्वक परिष्कृत की गई सारी बिजली की ऊर्जा आयशा के शरीर में स्थानांतरित हो गई। इस समय उसका दिव्य शरीर रूपांतरित हो गया, नए दर्शन उत्पन्न हुए और वह अपने मूल क्षेत्र को तोड़कर 8 क्लेश क्षेत्र में पहुंच गई और सभी की ईर्ष्या का पात्र बन गई। ये कैसा पत्ता है? वह कैसा पत्ता है? यह इतना डरावना है। मेरा दिव्य शरीर रूपांतरित हो गया है, मेरी दृष्टि उन्नत हो गई है और मैं दायरे से बाहर निकल आया हूँ। मैंने अपने मूल के उस घाव को भी ठीक कर लिया है जिससे मैं उबर नहीं पाया था। किस पत्ते में इतनी शक्ति हो सकती है? भयानक, कितना भयानक! वह पत्ता अनसुना है, अनदेखा है।
इसकी कीमत निश्चित रूप से पूज्य स्तर से कम नहीं है। अगर इसे सर्वोच्च स्तर का भी कहा जाए तो भी मैं मान लूंगा। आयशा के लिए आरव द्वारा दिए गए पत्ते उसके लिए खास तौर पर बनाए गए थे। पत्तों से ज्यादा उपयुक्त कोई उपहार नहीं था। नहीं, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? लीफी का चेहरा अविश्वास से भरा था। दरअसल ऐसे लोग भी हैं जो बिजली के कहर से नहीं डरते, बल्कि उन्हें ऊर्जा का भंडार मानते हैं जिसे अपनी मर्जी से निकाला जा सकता है। ये वाकई डरावना है। ऐसी उबाऊ चालें फिर मत खेलना। आरव की आवाज़ धीमी थी। इस दौरान उसने लीफी की ओर देखा तक नहीं। इस तरह की नज़र जिसने उसे चींटी की तरह व्यवहार किया, उसने लीफी को बेहद दुखी महसूस कराया, लेकिन उसने बिल्कुल भी विस्फोट करने की हिम्मत नहीं की। वह तो ये भी मानता था कि यदि आरव उसे मार भी दे तो भी कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा होगा और आरव को अधिक से अधिक कुछ हानिरहित आलोचनाएं ही मिलेंगी। आरव की तुलना में वह एक विनम्र चींटी मात्र है। उसके पास इतनी योग्यता भी नहीं है कि आरव उसे गंभीरता से ले सके, और वह एक विदूषक की तरह है। ओह, सब लोग तितर बितर हो जाओ। आरव, मेरे साथ आओ। अचानक एक राजसी आवाज़ सुनाई दी। आयशा के दादा बाई जिजाई सबके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो उन्हें आरव से कुछ जरूरी बात कहनी हो।